हेलो माय डियर कॉमेंट्स, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है कि सब होंगे मस्त, बिंदास, झकास, हमेशा की तरह आजाद। तो अब निक्को भी आए हो, आज क्या खास लाया। तो आज में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये आपके लिए, खास कर उन सब के लिए जो बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में अपना एडमिशन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भैया जी वो जो एसआरसीसी नाम है, जेएनयू नाम है, एएमयू नाम है या बीएचयू है, ये जो भी प्राइम यूनिवर्सिटीज हैं इसमें मेरा एडमिशन हो जाए। अब हम सबको पता है कि अगर एडमिशन चाहिए तो भैया सीयूटी का पेपर निकालना पड़ता है। तो भैया जी अब आप तो सीयूटी 2025 में देने वाले हो, लेकिन 2024 में सीयूटी का पेपर कैसा आया था, क्या क्या क्वेश्चंस थे, तो उसी के ऊपर ये वीडियो है। तो जाहिर सी बात है, स्टूडेंट से ये क्वेश्चन पेपर मिला है तो हमने उसी के हिसाब से इसको सॉल्व किया है। ठीक है जी, चलो तो फिर शुरू करते हैं भैया जी, है ना। और बहुत ही अच्छा है, कोशिश ये कीजिए कि अगर आपने पहले से क्वेश्चन कर रखे हैं तो मेरे आंसर देखने से पहले अपने आंसर को तैयार कीजिए। तो ये वीडियो देखना है लेकिन पेन कॉपी साथ में निकाल कर, ताकि जैसे ही मैं सवाल लाऊंगा आप खुद से सॉल्व करोगे। फिर ऑफ कोर्स मैं तो सॉल्व करूंगा ही, तो फिर आपको पता चलेगा आप गलतियां कहां कर रहे हो और कितना आपको नॉलेज की जरूरत है। जो टॉपिक्स आपने नहीं पढ़े वो आप नहीं कर पाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है। जो आपने पढ़ा है, आपको लगता है कि ये बनता है फिर भी नहीं कर पाए, तो वहां वो रीजन पता होना जरूरी है। जाहिर सी बात है, जब हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी समझाऊंगा। तो आपको जो टाइम सीयूटी के पेपर में मिलता है भैया, उससे ज्यादा टाइम हमारे को सॉल्व करने में लगेगा, क्योंकि मैं सिर्फ उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहा हूं, उसको समझा भी रहा हूं, और उससे आगे पीछे के कुछ अगर सवाल बनते हैं तो वो भी मैं आपको बताऊंगा बीच बीच में। ठीक है जी, चलो तो फिर शुरू करें। तो चलो भैया शुरू करते हैं। तो आज निक्को भैया आए हैं और सीयूटी 2024 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराएंगे। ठीक है जी, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल क्या है भैया, तो देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस। इस साल का जो पेपर है इसमें ये सीक्वेंसिंग के ऊपर बहुत सारे सवाल हैं, है ना। तो ये आपको सीक्वेंसिंग याद रखना बहुत जरूरी है। अब ये सवाल है, अगर मान लीजिए जो वीडियो आपको मिल रहा है तब तक आपने कैश फ्लो किया होगा तो आपको बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखें कि जो आपने नहीं किया कोई बात नहीं, उसको स्किप कर दीजिए। वो चैप्टर पढ़ा नहीं है इसलिए बन नहीं रहा है ना, उस पर आपको बार बार यार ये क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहा, ये कहां से आया है ना। ये वाली चीजें से दूर रहना, क्योंकि मेंटली स्ट्रांग रहना बहुत जरूरी है। ये जो है ना, ये जो एग्जाम है ये मेंटली स्ट्रेंथ भी आपकी चेक करता है। तो आपको स्ट्रांग रहना, जो चीज नहीं की नहीं बनी, पर जो चीज की वो नहीं बनी उसके बारे में पूरा पता करना है, बाल की खाल तक निकाल लेना है। ठीक है जी, चलिए तो देखिए सबसे पहला सवाल, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स। भैया इस स्टेप्स में करेक्ट सीक्वेंस हमें निकालना है। कैलकुलेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, अगर मुझे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना है तो भैया सीधी सी बात है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी याद कर लो भैया। सबसे पहले तो भैया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया होता था, आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम दिया होता है। सबसे पहले तो ये होता है आपके पास। ठीक है जी, फिर आप क्या करते हो भैया, फिर इसके अंदर आपको कुछ एडजस्टमेंट्स प्लस और माइनस करने पड़ते हैं, जो कि फिर इसको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम बनाते हैं। ठीक है जी, फिर इसके अंदर आपको कुछ एडजस्टमेंट्स प्लस माइनस करने पड़ते हैं, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग वाले, है ना, ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश। ठीक है जी, है ना, ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश वाले आइटम्स को प्लस माइनस। यानी सीधी सी बात यह है कि जैसे डेप्रिसिएशन होगा तो प्लस करेंगे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी होगा तो माइनस करेंगे, वो सारे आइटम्स यहाँ पे प्लस माइनस होते हैं। ठीक है भैया जी, फिर इसके बाद आ जाता है आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ठीक है जी, अब जाहिर सी बात है जिन्होंने ये चैप्टर पढ़ा होगा उनको ये बन रहा होगा, इसलिए अपन शॉर्ट में लिखवा रहे हैं, है ना, ताकि क्वेश्चन भी सही टाइम से भी हो जाए, ऐसा ना हो कि 3 घंटे की वीडियो बन जाए। तो वो सब ध्यान में रखते हुए अपन कर रहे हैं। ठीक है जी, तो मैं आपको पूरा सीक्वेंस बता दे रहा हूं ताकि आप खुद भी इसमें से आंसर सर्च कर सकते हो। फिर भैया जी क्या होता है, यहाँ पे वर्किंग कैपिटल चेंज के एडजस्टमेंट्स होते हैं। ठीक है जी, तो वर्किंग कैपिटल चेंज के एडजस्टमेंट्स होते हैं। फिर उसके बाद आपको एक बैलेंस मिलता है। ठीक है जी, तो जो भी आपको बैलेंस मिलेगा उसमें आपको फिर क्या करना है, इनकम टैक्स माइनस करना है। ठीक है जी, इनकम टैक्स पेड आप क्या करोगे, माइनस करोगे। फिर प्लस या माइनस आपका एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम होगा। ठीक है जी, तो फिर आपको नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी मिलता है। यहां पर आप कैश जनरेटेड भी लिखते हैं। तो देखिए यहां पर अगर मैं ऊपर से शुरू करूं तो देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज हमसे बोला हुआ है। ठीक है जी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज बोला हुआ है, वो कहां पर आता है भैया, वो तो यहां पर आता है, यानी कि इसके ऊपर और भी आइटम्स है। तो देखिए, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन अभी रुकेंगे अपन, इनकम टैक्स पेड वो भी नीचे, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, गुडविल अमोर्टाइज्ड। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इसका फ्लो है। हाँ जी भैया ये फ्लो है। अब ध्यान देंगे भैया, तो यार मेरे को नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा आइटम ये तो दिया नहीं है, तो जो चीज दी नहीं है उसको हटा दीजिए, जो चीज दी नहीं है उसको हटा दीजिए, ये तो आएगा नहीं। अब प्लस माइनस होता है, यानी कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा आइटम ये भी नहीं दिया तो इसको हटा दीजिए। अब आता है ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग
या नॉन कैश आइटम्स। तो अब यहां पर वो देखने पड़ेंगे भैया, वो कौन से हैं, तो भैया ध्यान से देखो। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि भैया जी सबसे पहले मेरे पास गुडविल अमोर्टाइज जो है ये नॉन ऑपरेटिंग के अंदर आता है। हाँ भैया जी, तो सबसे पहले तो यही आएगा, तो फर्स्ट नंबर ये हो जाएगा। फिर उसके बाद भैया जी नॉन ऑपरेटिंग से रिलेटेड और तो इसमें कुछ भी नहीं है, तो फिर आता है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, यानी कि भैया ये वाला पॉइंट, तो ये हमारा सेकंड हो जाएगा, है ना। ठीक है जी, सेकंड हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद ये कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, ये जो है ना, कहाँ लिखा नहीं क्या मैंने, ये रहा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, ये कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन होता है। ठीक है जी, तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन में इनकम टैक्स माइनस करेंगे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लस माइनस के हिसाब से फिर नेट आता है ना, नेट ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो या आउटफ्लो जो भी है। तो यानी कि भैया जी उसके बाद अपने पास ये आएगा कैश जनरेटेड थर्ड। फिर भैया कैश जनरेटेड के बाद इनकम टैक्स माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा फोर्थ। फिर नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आएगा, यानी ये हो जाएगा फिफ्थ। तो यानी कि हमारा यहां से शुरू होगा ई से, ई कहां पर है, ये रहा। फिर ए, ई ए तो ये हट गया, ई ए ये ठीक है। फिर बी तो ये भी हट गया, ई ए बी सी डी, ये बी सी डी, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है जी, ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो ध्यान रखेंगे इस टाइप के सवाल काफी आए हैं, है ना, अभी अब कराऊंगा अभी मैं आपको, तो बहुत सारे सवाल हैं। तो सीक्वेंसिंग याद करना इसका मतलब बहुत जरूरी हो गया है। तो थ्योरी आपको कैसी पढ़नी, अब बहुत सारे बच्चे करते हैं कि भैया अकाउंट्स तो प्रैक्टिस क्वेश्चन होता है, ये क्या आप प्रैक्टिस क्वेश्चन करके कर लोगे, नहीं, आपको पता होना चाहिए स्टेप बाय स्टेप, तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट ऑर्डर। अरेंज द फॉलोइंग, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल, पेड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, ये हमें पता है भैया जी। सबसे पहले ऑथराइज्ड कैपिटल आती है, फिर भैया उसके बाद इशूड कैपिटल आती है, फिर भैया सब्सक्राइब्ड कैपिटल आती है। सब्सक्राइब में पहले तो आप कॉल करोगे, है ना, फिर उसके बाद लोग पैसे देंगे तो पेड अप आएगी। ठीक है जी, तो भैया जी ये देख लीजिए, तो ऑथराइज्ड कहां पर है भैया जी, ऑथराइज्ड ये रहा, तो ये 1 है। फिर इशूड 2 है, सब्सक्राइब्ड 3 है। फिर सब्सक्राइब्ड में आप पहले कॉल करोगे, है ना, तभी तो लोग आपको पैसे देंगे, तो 4 और 5, यानी सी बी ए सी बी ए सी बी ए सी बी ए सी बी ए, ओके, सी बी ए ई डी, सी बी ए ई डी, यानी कि ये वाला ही है। इसमें भी अपना आंसर क्या है, 3 है भैया जी। ठीक है, तो इसमें भी अपना आंसर 3 है। ठीक है, ये तो चलो सिंपल है, अगर आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा तो ये तो अपन सीक्वेंसिंग ऐसे ही फॉलो भी करते हैं। ठीक है, चलिए अगला, डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इंक्लूड्स द फॉलोइंग अमाउंट बैलेंसेस। भैया जी इसमें से कौन कौन से अमाउंट बैलेंसेस है जो डिसीज पार्टनर रखते हैं। देखो सारे क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के हैं, सारी सीक्वेंसिंग है, यानी कि अगर आपने ऐसा सोच रखा होगा, क्योंकि क्या अपन बड़े बड़े क्वेश्चंस करते हैं तो हमें पता है ये पॉइंट दिया है तो ये ले लेंगे, ये पॉइंट दिया है तो ये ले लेंगे, ये पॉइंट दिया है तो ये ले लेंगे, नहीं दिया तो नहीं लेंगे। अब यहां पर ध्यान रखना है कि कौन कौन से पॉइंट थे, तो सारे पॉइंट्स की आपको थोड़ी सी मेमोरी होनी चाहिए, है ना, थोड़ी सी सही होनी चाहिए। तो भैया ओपनिंग बैलेंस ऑफ हिज कैपिटल, अब देखो बोला क्या इसने, डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट बोला है। ठीक है जी, डिसीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्या क्या जाएगा, तो बिल्कुल सही है, ओपनिंग बैलेंस तो जाएगा ही जाएगा भैया, ये तो बिल्कुल सही है। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टिल द डेट ऑफ डेथ, बिल्कुल सही है, टिल द डेट ऑफ डेथ तक जाएगा। फिर हिज शेयर ऑफ जनरल रिजर्व बिल्कुल जाएगा, हिज ड्राइंग टिल द डेट ऑफ डेथ, ये भी बिल्कुल जाएगा। अमाउंट पेड टू हिज एग्जीक्यूटर, भैया अमाउंट उसके एग्जीक्यूटर को पे किया जाए। अब देखो कितने प्यार से इन्होंने बीच में लोचा रख दिया, हम सबने पढ़ा हुआ है, अरे भैया हमको पता है ना डेथ वाले केस में एग्जीक्यूटर अकाउंट होता है, बनता है भैया, इसको भी टिक कर देते हैं। यहां पे हो जाएगी गलती, इसको टिक अपने को नहीं करना, क्यों, क्योंकि भैया एग्जीक्यूटर अकाउंट जो है वो अलग से बनता है ना। पहले आप जो भी डिसीज पार्टनर उसका कैपिटल अकाउंट बनाते हो, फिर उसका एक बैलेंस होता है, वो बैलेंस एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर होता है, फिर एग्जीक्यूटर अकाउंट बनता है और फिर पेमेंट होती है। यानी कि ये जो है ये एग्जीक्यूटर अकाउंट में बनता है, डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट में नहीं बनता, तो इसको छोड़ दीजिए। तो ए बी सी डी कहां पर है भैया, ए बी सी डी, ये रहा ए, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ए बी सी डी ओनली। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपको बनना चाहिए। चलो भैया आगे बढ़ते हैं थर्ड के बाद। अच्छा, थर्ड के बाद हमें एक केस दे दिया है ना, ये केस स्टडी एक तरीके से केस है ना, ये हमें केस दिया हुआ है, यानी कुछ क्वेश्चंस दिए हुए, इसके बेसिस पे आपसे सवाल मांगे जाएंगे। हमने कहा ठीक है भैया जी, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे दिया, क्रेडिटर दे दिया, बीआर दे दिया, बिल्स पेबल दे दिया, परचेज दे दिया, ट्रेड डेटर दे दिया। यानी कि इन क्वेश्चन को देख के अगर आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि भैया ये कहीं रेशियो से रिलेटेड है। जी हाँ, पर भैया बीआर दिया हुआ है, परचेज दिया हुआ है, बिल्स पेबल दिया हुआ है, क्रेडिटर दिया हुआ है, डेटर दिया हुआ है, कहीं ये बताओ, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेएबल, है ना, कलेक्शन पीरियड और वो सब तो नहीं निकालना। तो आइए देखते हैं, हमारे पास आइटम है, हमें पता है क्या क्या चीजें दी हुई हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन,
कह रहा है कैलकुलेट करो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। लो भैया टर्नओवर रेशियो की बातें हो रही हैं, क्वेश्चन से ही आप समझ गए होंगे। तो भैया टर्नओवर रेशियो कैसे निकालें, तो भैया इसका तो फॉर्मूला होता है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू क्रेडिट सेल, यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्रेडिट वाला। अब भैया यहां तो हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, तो क्योंकि मेरे पास कुछ अवेलेबल इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैं इसे क्रेडिट मानूंगा, ठीक है। तो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है जी, ओके भैया जी। तो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, पुराने वक्त में क्रेडिट से लिखते थे, मैंने वो लिखा हुआ है। फिर इसके बाद यहां होता है एवरेज ट्रेड रिसीवल। अब एवरेज ट्रेड रिसीवल में भैया ट्रेड रिसीवल क्या होता है, तो ट्रेड रिसीवल में होता है आपके पास क्या बोलते हैं डेटर, एवरेज वाला, एवरेज डेटर प्लस एवरेज बीआर, एवरेज बिल रिसीवल, ठीक है जी। अब ये एवरेज निकालने के लिए क्या होगा, ओपनिंग और क्लोजिंग देने होने चाहिए, पर क्वेश्चन में अगर ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया हुआ है तो जैसे आपने इसको क्रेडिट माना, आप इसी को एवरेज बिल रिसीवल मान लोगे। ध्यान रखिएगा यहां पे बहुत लोगों से गलती होती है क्या कि वो इस बी आर को कहते हैं अच्छा ये टोटल है इसको डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, नहीं, अगर ओपनिंग क्लोजिंग दिया हो तब डिवाइड बाय 2 करना है, अदरवाइज नहीं करना, ठीक है जी। ऐसे ही डेटर हमें यहां पर दिया हुआ है तो ये एवरेज डेटर हो जाएगा। तो इन दोनों को टोटल कर लिए 48 और 59, 48 और 59 107, ठीक है। और ये हो गया 875, तो ये लीजिए 875 अपॉन 107, ठीक है। अब इसको इससे काट देना है, तो अगर अपन इसको इससे काटने जाते हैं तो 8 7 जा 56, तो 8 तो आ रहा है, ठीक है। तो 56 और 8 तो 856 हो गया है ना। तो 856 तो इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 और 15 19, तो 190, तो यानी कि 1, ठीक है जी, ओके भैया जी 1 हो गया, बिल्कुल ठीक है। फिर ये और कितना हो जाएगा, अच्छा ये तो वो भी तो है 1,07,000, तो ये 3 जीरो हट गए है ना, ये 3 जीरो हट गए तो यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, पॉइंट आ जाएगा। तो भैया जी 190 में 107 माइनस हुए तो कितना बचा 81,8, ठीक है, 3 आएगा 838 838, तो 838 और इससे करेंगे तो 856 आएगा, तो यानी 7, ठीक है जी। तो 8.17 है, और फिर इसके बाद 838 करेंगे तो इसमें इसको फिर से माइनस करेंगे तो बहुत सारा आ जाएगा, यानी यहाँ पे भी 7 ही आएगा, ठीक है। तो 7 के आसपास मतलब 8.177 समथिंग कुछ आएगा। अच्छा अच्छा, अब देखिए अगर मैं देखूं तो यहाँ 8.177 तो कुछ नहीं है, यानी कि राउंड ऑफ का वाला खेल होगा, तो अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूंगा तो ये 8.18 हो जाएगा, ठीक है। अब पॉइंट देखो कितना अच्छा सवाल है कंफ्यूज करने के लिए, परसेंटेज या टाइम्स, तो आपको ध्यान रखना है भैया ये एक्टिविटी रेशियो है, टर्नओवर रेशियो, सॉरी एक्टिविटी कर रहा हूं इसे टर्नओवर रेशियो कहते हैं, ठीक है जी। तो एक्टिविटी भी तो इशू कहते हैं, हाँ सही तो है, एक्टिविटी रेशियो है या टर्नओवर रेशियो है। तो अगर ये भैया टर्नओवर रेशियो तो ये टाइम्स में होता है, ये टर्नओवर रेशियोज हैं ये जो हैं ये टाइम्स में होते हैं, ठीक है जी, परसेंटेज में नहीं होते, ठीक है जी। तो इन चीजों का ध्यान रखना। हमारे पास जो प्रॉफिट वाले रेशियोज होते हैं वो हमारे किस में होते हैं, वो परसेंटेज में होते हैं, है ना, ठीक है जी। तो बिल्कुल सही है भैया जी, यहां पर अपने को ये आंसर देना पड़ेगा। कितना अच्छा सवाल है, देखो ये वाला आंसर अपने को चूज करना पड़ेगा, ये वाला नहीं कर सकते अपन, ठीक है जी। याद रखिएगा ये टाइम्स में होता है, जो अपने पास वो क्या बोलते हैं अपन उसको सॉल्वेंसी रेशियो और लिक्विडिटी रेशियो होते हैं, वो कैसे होते हैं, कैसे होते हैं, वो फ्रैक्शन में 2:1 ऐसे करके होते हैं, ठीक है जी। ये हमारा टाइम्स में होता है, और परसेंटेज में हमारा आखिरी वाला रेशियो होता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, ठीक है। चलिए भैया जी आगे बढ़ते हैं, फोर्थ फिफ्थ एवरेज कलेक्शन पीरियड। ये तो बहुत सिंपल हो गया भैया जी, अगर 8.18 है तो 365 डिवाइडेड बाय 8.18, तो इसको इससे डिवाइड कर दीजिए। तो अब पॉइंट्स के फिगर में तो मैं नहीं जाऊंगा, अरे यहाँ पे आ जाएगा ना, तो 365 अपॉन 8.18, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है भैया जी, टोटल नंबर ऑफ डेज, क्योंकि यहाँ डेज में सवाल दिया है तो टोटल नंबर ऑफ डेज अपॉन ट्रेड रिसीवेबल नंबर ऑफ डेज। भैया अगर मंथ में निकालना हो तो मैं मंथ निकाल सकता हूं, लेकिन ऑप्शन में डेज गिवन है, तो ऑप्शन में डेज गिवन है तो अपन ऑप्शन में डेज के हिसाब से चलेंगे, है ना, अपॉन टर्नओवर रेशियो, ठीक है जी। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो अब 8 से काटते हैं, तो 8 9 से काटेंगे तो 360 आ जाएगा, यानी कि 8 से इसको काटेंगे तो 8.18, 8 से ही काट लो ना, पहले देख लेते हैं कितना करीब जाता है, तो 8 से काट लेते हैं, तो 8 4 जा 32, तो फिर ये कितना हो जाएगा
45 45, तो 8 5 जा 40, तो 45 डेज समथिंग आएगा, है ना। ठीक है जी, 45 डेज समथिंग आएगा। अब देखिए, तो यहां पर देखो, अब आपको फ्रैक्शन में भैया, क्योंकि भैया यहाँ 1.18 तो लिखा नहीं आपने, तो आप खुद भी देखोगे, अगर यहाँ 43 कोई डेज दिया होता है ना, 43 दिया होता, 47 दिया होता या 42 दिया होता, तो मैं इसको थोड़ा एग्जैक्टली कैलकुलेट करता, क्योंकि यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, आपको फ्रैक्शन थोड़ा तो समझ में आता ही है कि हाँ भैया 45 डेज के आसपास आएगा, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। हम टाइम वेस्ट क्यों करेंगे, है ना। ठीक है जी, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना। अगर ये थोड़ा सा डेज आसपास होते तो फिर इसका मतलब कि बहुत ज्यादा ही मुझे एग्जैक्ट आंसर निकालना है, तब फिर मैं 8.18 से डिवाइड करके इसको देखता। अभी इसको इससे डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि अपने को डायरेक्ट गिवन है, तो भैया हम भी समझते हैं भैया 8 से डिवाइड करेंगे तो 45 के आसपास आएगा, तो 45 डेज हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया जी, आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। भैया ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो निकालना है, तो इसका भी वही है, क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज, क्या बोलते हैं अपने पास, एवरेज ट्रेड पेबल एंड क्रेडिटर होगा। तो अब सवाल में अगर अपन देखेंगे भैया, तो सवाल में मेरे को क्रेडिटर गिवन है और बिल्स पेबल गिवन है। ठीक है जी, ये एवरेज ट्रेड पेबल बोल दिया मैंने, तो यहां पे इसको लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एवरेज ट्रेड पेबल का मतलब होता है इसमें बिल्स पेबल और क्रेडिटर दोनों जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब क्योंकि मेरे पास ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है, तो मैं मानूंगा कि क्रेडिटर और ये दोनों का टोटल लेना है। ठीक है जी, तो मैं इसका 90,000 और बिल्स पेबल का 52,000, अगर मैं इन दोनों को टोटल कर देता हूं तो कितना आ जाता है, 142,000। ठीक है जी, ओके भैया जी। और परचेज कितना है, 420, तो ये तो बड़ा ही सिंपल हो गया। तो 420 अपॉन 142, तो ये 3 0 से 3 0 कटे, इससे इसको काट देंगे, तो 3 तो नहीं आएगा, तो 2.9 समथिंग कुछ आ रहा है। अच्छा, ओके, अरे अच्छा नहीं सही, तो हाँ ठीक है, मेरे को लगा ये कैसे हो गया। अब देखो देखो कितना क्लोज आंसर है, 29.6 लिखा हुआ है। अब अगर अपन देख रहे हैं तो ये 3 0 से 3 0 काटा तो 2.9 आएगा। देखो कितने अच्छे ऑप्शंस दिए हैं इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए। अब ये 2.96 टाइम्स भी लिखा है, 29.6 भी लिखा है, 2.691 भी लिखा है। हमें पता है कि टाइम्स वाला ही आंसर सही है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ये तो रॉन्ग ही हो गया, देखो एक डॉट का अंतर है। तो ये थोड़े से अपने को सीयूटी के वक्त अलर्ट माइंड रखना है। सीयूटी का पेपर सॉल्व करते वक्त, एमसीक्यू कोई भी आपको सॉल्व करना है, माइंड अलर्ट रखना है, क्योंकि देखो कितना क्लोज है, ये चारों ही ऑप्शंस क्लोज है। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो ये तो बहुत ही दूर दूर थे, तो अपन ने डायरेक्ट ही निकाल लिया, लेकिन इसमें तो काफी क्लोज क्लोज चीजें हैं, है ना। पॉइंट का इधर से उधर हटा, सावधानी हटी, दुर्घटना घट जाएगी। ठीक है भैया जी, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। फिर ये तो सिंपल ही हो गया। मुझे एवरेज पेमेंट पीरियड निकालना है, डेज में लिखा हुआ है, तो 365 अपॉन 2.9। ठीक है, तो अभी अपन 3 मान के देख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो 1 2 पॉइंट समथिंग, तो 123 डेज। ठीक है, तो ये देखिए अब यहां पर थोड़ा सा क्लोज आ रहा है, यहां पे थोड़ा सा क्लोज आ रहा है। क्या आ रहा है भैया जी, 123 और 121, यानी यहां पे अपने को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, यहां पे अपने को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो एक बार आराम से कर लेते हैं। तो अगर मैं इसको 3 की जगह 2.9 करता हूं, तो और बढ़ेगा ना, ये 122 से ज्यादा 123 पे ही जाएगा, तो यानी कि इसी के आसपास हमारा आंसर आएगा। अगर ये 3.1 करता हूं मैं, तो फिर चांसेस है कि उससे ज्यादा जाए, उससे कम जाए, है ना। अगर ये वाला डिनोमिनेटर बढ़ता है, यानी कि अगर ये 3.1 होता है, जैसे मैंने पहले 2.9 को 3 मान लिया ना, इसको मैंने अप्रोक्सीमेटली 3 मान लिया, 3 से इसको काटूंगा मैं, तो कितना हो जाएगा, 122.6666 समथिंग। ठीक है, अब भैया ये तो 3 नहीं है, इसको 2.9 कर दो, तो अगर मैं इसको कम करूंगा ना, तो ये और इंक्रीज ही होगा। तो 123 और 121 दिया है ना, उसके आसपास की कोई चीज नहीं दी है, तो जाहिर सी बात है 123 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इतना ज्यादा अपने को वो नहीं करना। अब 121 क्योंकि क्लोज था, इसलिए मैंने इसको आपको कैलकुलेट करके दिखाया कि भैया 3 के केस में ही ये 122 आ रहा है, और अगर ये 2.9 कर दो तो ये इससे बढ़ेगा ही, घटने वाला नहीं है। तो यानी कि 121 से तो बड़ी वैल्यू ही आंसर होगी। अब 132 और 133 तो काफी दूर है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है भैया जी। नाउ 8th, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो एंड ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो आर कैटेगराइज्ड एज, ये देखिए एक्टिविटी रेशियो, इन्हीं को टर्नओवर रेशियोज भी कहते हैं और इन्हीं को एक्टिविटी रेशियोज भी कहते हैं, तो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर रेशियो याद रखेंगे ना। ठीक है जी, चलो भैया जी आगे बढ़ो, मैंने कहा ठीक है। नाउ
रीड द फॉलोइंग केयरफुली एंड आंसर। भैया ये सब आपको अच्छे से पढ़ना है और आंसर करना है। मैंने कहा ठीक है भैया जी। तो जी के बी व पार्टनर्स रनिंग पार्टनरशिप फॉर लास्ट 10 years शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3, यानी कि ओल्ड रेशियो हमें गिवन है भैया जी। ओके भैया जी। पोस्ट कोविड द फर्म वाज अफेक्टेड बैडली एंड स्टार्टेड इनकरिंग लॉसेस। ओके भैया जी, इनकरिंग लॉसेस हो गया। 31 मार्च 2023 दे ऑल डिसाइडेड टू डिसॉल्व। इन्होंने कहा भैया डिसॉल्व कर लेते हैं। मैंने कहा अच्छा जी ठीक है। नाउ देयर कैपिटल बैलेंसेस आर 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख। उनके कैपिटल बैलेंसेस हमें दे दिए एंड लायबिलिटी भी दे दी 80,000। हमने कहा ओके। कैश बैलेंस दिया हुआ है 40,000, अदर सन्ड्री एसेट एंड पीएनएल अकाउंट। यानी कि भैया जी अगर कुछ बच रहा है तो इसका मतलब मैं समझ गया भैया ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड है और मेमोरेंडम बैलेंस शीट वाला कॉन्सेप्ट है कि नहीं? समझ गया ना? क्वेश्चन पढ़ते ही कॉन्सेप्ट वाली चीजें याद हो जानी चाहिए कि कहां से क्या क्या चीजें आ रही हैं। ठीक है भैया। अब एसेट रियलाइज 80%। तो एक काम करते हैं अपन भैया, इसको थोड़ा सा रफली बना लेते हैं, है ना? इसको थोड़ा सा रफली बना लेते हैं ताकि गलती होने के चांसेस कम हो जाए, है ना? गलती होने के चांसेस कम हो जाए, इसलिए इसको रफली बना लो बैलेंस शीट। तो भैया जी यहाँ पे रफली बना रहे हैं ना, तो ये 4 लाख हो गया, ये 3 लाख हो गया, ये 2 लाख हो गया और ये 0.80 हो गया। तो ये कितना हो गया? 9.8 लाख। ठीक है जी, 9.8 लाख हो गया, है ना? समझ गया ना? कैपिटल इस साइड आते हैं तो कैपिटल लिख लिया और एक अपने पास लायबिलिटी है, लायबिलिटी लिख लिया। फिर कैश बैलेंस 40,000 तो 0.40 इधर है, फिर 8.50 भी इधर है। अब भैया अगर मैं यहां देखूं तो 9.8 लाख, तो यहां पे भी 9.8 लाख होना चाहिए, है ना? पर ये 9.8 लाख नहीं आ रहा, ये तो 8.9 आ रहा है। तो 8.9 यानी कि भैया इसने क्वेश्चन में हमसे कहा हुआ है, क्या कहा हुआ है कि अगर कुछ बैलेंस बचता है तो पीएनएल है। तो यानी कि भैया पीएनएल का डेबिट बैलेंस है ना? अगर एसेट साइड पे कुछ आता है, ये एसेट साइड हुई ना, ठीक है जी, तो ये एसेट साइड से भैया, और ये भैया लायबिलिटी साइड है। तो यानी कि अगर एसेट साइड पे होता है तो वो डेबिट बैलेंस है पीएनएल का। कितना है भैया जी? तो 9.8 में से 8.9 माइनस करेंगे तो 0.90 का मतलब कितना हो गया? 90,000, है ना? ठीक है जी, क्योंकि ये लाख में था तो 90,000। ठीक है, डन है। ओके भैया जी, चलिए अच्छा यहां तक अपन पहुंच गए। फिर क्या कह रहे हैं? एसेट रियलाइज 80%, एसेट 80% रियलाइज किया यानी 8.5 है, 8.5 का 80% रियलाइज हो गया तो लॉस कितना हुआ? इंटू 20/100 तो 1.70 लाख, यानी 1,70,000 का लॉस हो गया एसेट के ऊपर, है ना? उसके 100% ये है और मैंने 80% रियलाइज किया तो 20% लॉस हो गया, तो मैंने लॉस निकाल लिया। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। नाउ लायबिलिटीज वर पेड इन फुल, लायबिलिटीज का तो पेड फुल है, तो लायबिलिटी की वजह से कोई लॉस, कोई फायदा, कोई नुकसान कुछ नहीं हुआ, तो छोड़ दो अभी इसको। देयर वाज अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी 50,000 की अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी मगर 40,000 में सेटल्ड हुई, तो हमारा नुकसान सिर्फ 40,000 का हुआ। तो भैया अगर मैं नुकसान की बात करूं तो 0.40 एल। भैया आप क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि जाहिर सी बात है हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो हमें अभी से इंफॉर्मेशन को कैटेगराइज कर लेना है। फिर रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटेड टू ₹30। अच्छा मैं आपको समझा रहा हूं इसीलिए मैं एक एक चीज कर रहा हूं, वरना आप जब एग्जाम में जाओगे ना तो कोशिश करना कि पहले ना सवाल देख लो कि सवाल क्या क्या पूछे गए हैं, उसके हिसाब से आंसर देने हैं। ठीक है जी, ओके जी, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं तो एज अ टीचर मैं आपको हर चीज के ऊपर ध्यान दूंगा कि भैया कहां कहां क्या क्या इंपैक्ट पड़ेगा, उसको आपको दिमाग में एक रिमाइंडर दे देना है। ठीक है जी, ओके। तो 0.40 लाख हो गया, हाँ जी भैया 0.40 लाख हो गया। अब उसके बाद क्या है भैया जी? रियलाइजेशन एक्सपेंस 30,000, ठीक है, बीइंग पेड बाय जी। अच्छा पेड बाय जी है ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, ठीक है, तो यानी रियलाइजेशन अकाउंट होता है, रियलाइजेशन अकाउंट 2G के नाम से, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2G के नाम से है, तो खर्चा ही, तो ये नुकसान को और बढ़ाएगा, तो 0.30 L। तो अब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2.4 L, यानी कि 2,40,000। ठीक है, तो मुझे रियलाइजेशन का भी लॉस मिल गया और ये क्या है? सब लॉस है। ठीक है जी, तो मुझे रियलाइजेशन का भी लॉस मिल गया, यहाँ का पीएनएल बैलेंस भी मिल गया है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। हालांकि मैं आपको फिर से बताता हूं, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो पहले आप क्वेश्चन देख लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैंने ये जो समझाया एज अ टीचर आपको पहले चीजें समझा दी हैं, है ना? लेकिन मान लीजिए अब मैं समझाने जा रहा हूं, अब बहुत सारी चीजें अपन ने निकाल ली, एग्जाम में वो पूछा ही ना हो, तो इसलिए पहले आप क्वेश्चन चेक कर लेना फिर चीजों को निकालना। ठीक है, नाउ व्हाट इज द मोड ऑफ डिसोल्यूशन? भैया डिसोल्यूशन का मोड क्या है? तो डिसोल्यूशन तो भैया कैसे हुआ था? दे ऑल डिसाइडेड। ऑल डिसाइडेड का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट है उनका, सबने मिलकर डिसाइड किया है। तो भैया जी देखिए डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, तो यही आंसर है। अब देखो यहां पे आप कंफ्यूज होते हो, ऑन दी हैपनिंग ऑफ सर्टेन कॉन्टिजेंसीज, यानी कि आपको लग रहा है यार कुछ हुआ था, हाँ भैया हुआ था ना, 10 साल से लॉस हुआ था। नहीं नहीं 10 साल से लॉस हुआ, लेकिन वहां क्या बोल रहे हैं वो कि भैया हम लोग डिसाइड कर रहे हैं आपस में कि यार लॉस चल रहा है, हटाते हैं। तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया, तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। प्लीज इस बात को ध्यान रखेंगे ना, कई आंसर्स ऐसे हैं जो कंफ्यूजिंग है, तो कंफ्यूजिंग आंसर्स में आपको ध्यान रखना है कि आप आंसर कैसे दोगे। अगर ऐसा बोला जाता कि अर्थक्वेक आया और डिसॉल्व हो गया,
पार्टनर्स ने नहीं डिसाइड किया तो फिर हम इसमें जाते, नोटिस और कंपलसरी डिसोल्यूशन तो है ही नहीं। ठीक है जी, ओके भैया जी। चलिए, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट मांग रहे हैं वो हमसे, वो हमने अभी निकाला था, 90,000 नेगेटिव बैलेंस था। तो अब देखो 90,000 क्रेडिट और 90,000 डेबिट, तो डेबिट बैलेंस है, एसेट साइड पे बैलेंस आया ना। अगर लाइबिलिटी साइड पे बैलेंस आता तो ये एसेट साइड पे बैलेंस आया, यानी कि नेगेटिव बैलेंस है, 90,000 आंसर आएगा। चलिए, डिटरमाइन द गेन एंड लॉस ऑन रिलेशन। रिलेशन पे क्या गेन और लॉस हुआ ये डिटरमाइन करो। तो भैया अगर अपन रिलेशन पे देखें तो अपन ने निकाल लिया था 2.4 लाख। अच्छा ये लॉस, हाँ जी बिल्कुल लॉस है ये। ठीक है जी, 2,40,000 का देख लीजिए, देख लीजिए 1.7, 0.40, 0.30 है ना। तो बड़ा आराम से किया है, कहीं कोई लोचा फोचा कुछ भी नहीं है ना, सिंपल सिंपल चल रहे थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ यहाँ तो हो गया, फिर डिटरमाइन हो गया। नाउ द एंट्री फॉर रिलेशन ऑफ एक्सपेंस इन द अबव केस, तो ये तो मुझे पता है, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर, ये रहा। तो बी इज द करेक्ट आंसर, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू ये। और अगर अमाउंट मांगता तो 30,000 है ना, अमाउंट भी होता तो 30,000। ठीक है जी, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी 50 की थी लेकिन 40 में रिकॉर्ड हुई तो 40 ही आएगा। ठीक है, तो ये अपने आंसर्स हो गए, कहीं कोई लोचा नहीं, कहीं कोई फोचा नहीं, सिंपल सिंपल चलते चलो। ओके भैया, नाउ existing profit and loss account in the books of the firm will be shared or borne by partners in the ratio। अब भैया जी existing जो profit and loss account है वो किस रेशियो में है? अरे भैया existing हो चाहे रियलाइजेशन का हो, दोनों ही किस रेशियो में होंगे? ओल्ड रेशियो में होंगे। ये तो बहुत ही सिंपल सवाल हो गया है ना। क्या था रेशियो भैया? रेशियो क्या था, मैं रेशियो भूल गया हूं, ये रहा 5:3 रेशियो था, तो इसी में ही होगा, चाहे इस वाले की बात करो चाहे इस वाले की बात करो। ठीक है, तो ये तो बस थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए ऐसे दे दिया, वरना ये हमारा 532 आंसर है, तो यही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो भैया आगे, लाइब्रेरीज रन बाय चैरिटेबल ट्रस्ट आर एन एग्जांपल। अब अगर आप 12th क्लास में हो और हम अपने को बता रखा है मैंने आपको कि एनपीओ इंपॉर्टेंट है, तो ये देखो ये एनपीओ से सवाल है। आखिरकार आगे जाके आपको सीए करना है, आप सीयूटी करोगे तो एनपीओ जरूरी है, तो प्लीज आपको 12th में अभी टाइम है, आप आराम से पढ़ो यार, कोई बहुत टफ चीज नहीं है, एनपीओ से सवाल आ रहा है। लाइब्रेरी रन बाय चैरिटेबल ट्रस्ट, भैया लाइब्रेरी अगर चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो ये कह रहे पार्टनरशिप नॉट फॉर प्रॉफिट। ये लो भैया, वैसे भी क्वेश्चन देखते ही आप समझ गए होंगे, ये तो एकदम सिंपल सिंपल सवाल हो गए, तो फ्री के नंबर हो गए। तो देख रहे हो सीयूटी में कई तो सवाल ऐसे हैं जो फ्री के नंबर है, सिंपल सी बात है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अपने मेंबर से पैसे लेना, यही इनका मेन सोर्स होता है, जिसको अपन सब्सक्रिप्शन बोलते हैं, है ना। तो सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ प्रोडक्ट, सब्सक्रिप्शन, ये रहा, ये इनका मेन होता है कि मेंबर जब पैसे देते हैं तभी ये आगे बढ़ता है। ठीक है जी, तो सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16th, मैच लिस्ट विद लिस्ट 2, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है, हमने कहा ओके। यहां पर आपको ध्यान देना है कि भैया हो सकता है इसमें और भी कनेक्शंस होंगे, आपको इसके हिसाब से कनेक्शंस देने। और एक और बात ध्यान रखना, वैसे तो इन्होंने सारे ही क्वेश्चंस में जो अपन बचपन में सीखते थे हर का चौथा मतलब 4 है तो चारों कनेक्ट होंगे, पर कई ऐसे भी मैच द फॉलोइंग है जिसमें एक के 2 आंसर भी हो सकते हैं, है ना। तो इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना, हालांकि इनमें सारे में 4 का 4 ऑप्शंस में ही आंसर है। तो भैया शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व कैपिटल, करंट लायबिलिटी, ठीक है इस साइड दे दिया। विल बी हेल्ड, ये बेल्ड नहीं है, विल बी हेल्ड, अच्छा विल बी बिल्ड, ठीक है, पेमेंट की बात हो रही है। कॉल्स इन एडवांस, ये इन एडवांस है। सब्सक्रिप्शन बट नॉट फुली पेड अप, सिंकिंग फंड है ये, ठीक है ओके, सिंकिंग फंड। नाउ कॉल्ड होगा यार, ये वही तो मैं सोचा हूँ, कुछ तो स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, विल बी कॉल्ड, ठीक है। तो भैया जी अब मुझसे पूछा शेयर कैपिटल कहां जाएगा, तो जाहिर सी बात है शेयर कैपिटल में अगर मैं देखूं तो वाइंड अप के समय जो मांगा जाता है वो शेयर कैपिटल में ऐड नहीं होता, हटा दो। कॉल्स इन एडवांस तो है ही नहीं, सिंकिंग फंड तो है नहीं, तो ये रहा हमारे पास थर्ड। और वैसे भी आप समझ गए होंगे शेयर कैपिटल के इसमें आता है ना सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, नोट्स टू अकाउंट्स में बनाते हैं अपन, है ना, सब्सक्राइब फुली पेड अप नॉट फुली पेड अप, तो यानी कि इसका आंसर थर्ड है। फिर रिजर्व एंड सरप्लस, ये रहा सिंकिंग फंड, रिजर्व एंड सरप्लस यानी कि फोर्थ है। फिर रिजर्व कैपिटल, रिजर्व कैपिटल कब मंगाया जाता है, जब वाइंड अप की सिचुएशन हो, यानी कि ये 1 है। फिर करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटीज में ही कॉल्स इन एडवांस दिखाते हैं, तो 2, तो 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2, यानी ये हमारा आंसर हो गया 3 4 1 2, ठीक है जी, तो ये हमारा आंसर हो गया भैया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी, यहां तक अपन पहुंच गए, कहीं कोई लोचा पोचा नहीं है ना, धीरे धीरे करेंगे। प्लीज अगर आपसे कहीं कोई गलती हो जाए तो उसको चेक करिए, समझाइए और फिर मतलब समझिए और आगे चल के उसको बढ़ाते चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इफेक्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसमें से कौन सी चीजें हैं जो रिवैल्यूएशन अकाउंट को इफेक्ट करेंगे, ठीक है भैया जी। तो इंक्रीज इन एसेट, ये तो इफेक्ट करेगी, तो यही आंसर हो गया हमारा, लो भैया दिस इज द आंसर।
जैच हमारा आंसर हो गया। लो कितना सिंपल है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में इंक्रीज इन एसेट, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है। क्रेडिट साइड पे क्या क्या आता है? इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड एसेट कोई इनकम टाइप की चीज, और अगर लॉस हुआ तो इस साइड पे रिवैल्यूएशन अकाउंट के इस साइड डिक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, कोई एक्सपेंस हुआ या फिर प्रॉफिट जो लास्ट में आता है ना। तो भैया जी सिर्फ एक ही आइटम है, बात खत्म। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। 18th, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टू बी फॉलोड व्हाइल प्रिपेयरिंग ऑफ फाइनल अकाउंट्स। भैया जी फाइनल अकाउंट्स बनाने में इसका करेक्ट सीक्वेंसेस देखिए। तो भैया ये तो अपन ने पढ़ा हुआ है, ये तो क्वेश्चन आया हुआ है। सबसे पहले तो भैया अपने को पता है ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है, तो सबसे पहले तो इसी का नाम आ जाएगा। फिर उसके बाद भैया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है ना। फिर नेट प्रॉफिट जो आता है वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाता है, यानी ये थर्ड। फिर इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है और फिर बैलेंस शीट बनाई जाती है। तो ये हो गया हमारे पास फोर्थ, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं है। ठीक है जी, अगर कैपिटल अकाउंट होता तो फिर वो आता। ओके भैया जी, चूज द करेक्ट आंसर। तो 3214 3214 3214 यही है, CBAD है ना, ये रहा। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बस ये इस बार आइडेंटिफिकेशन के सवाल बहुत सारे आए हैं, तो इस पे थोड़ा सा आपको अपने को ध्यान रखना पड़ेगा ना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आए हैं। चलिए चले भैया जी आगे। 19th, विंडो ड्रेसिंग इज अ प्रैक्टिस ऑफ, विंडो ड्रेसिंग इज अ प्रैक्टिस ऑफ मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट इन अ बेटर वे। ठीक है, तो देखिए ये तो पहले ही हो गया। टू मैनिपुलेट द अकाउंट्स टू शो बेटर पिक्चर ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन देन द एक्चुअल, दिस इज द करेक्ट आंसर। देखिए कई कितने सिंपल है ना, कई बहुत सिंपल है। ज्यादा आपको इसमें कुछ भी नहीं सोचना, कुछ भी नहीं करना, आराम से हौले हौले चलते रहना है बस। ठीक है भैया जी, आगे चलिए। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, भैया लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करो। ठीक है भैया जी। सैलरी टू पार्टनर, अब देखना पड़ेगा अपने को। देखो सैलरी टू पार्टनर क्या है भैया जी? एप्रोप्रिएशन है, मगर यहां क्या ऑप्शन है उसके हिसाब से डिसाइड करना है। तो सैलरी टू पार्टनर पार्टनर को मिलेगा और एप्रोप्रिएशन भी है, लेकिन यहां किस हिसाब से आएगा? तो अपन अगर यहां ऑप्शन देखें तो क्रेडिट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि ये कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड है, करंट अकाउंट से रिलेटेड है। ये पूछ रहा है कि कैपिटल और करंट में कहां आएगा। तो जाहिर सी बात है भैया, आप देखो कुछ लोग, अब यहां पे देखो पता क्या होता है, कंफ्यूज वाले व्यक्ति और कंफ्यूज होते रहते हैं। आपको यहां पे थोड़ा एनालिटिकल माइंड लगाना पड़ेगा। यहां पे अगर आपने गलती की तो आप ये नहीं कह सकते भैया मेरी क्या गलती है, ऐसा भी होता है। नहीं, थोड़ी समझदारी लगानी पड़ेगी। अब देखो मेरे को ये पता है कि सैलरी टू पार्टनर, यानी कि अगर मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा तो भैया क्रेडिट साइड पे सैलरी होगी, बिल्कुल सही है। अगर मैं करंट अकाउंट बनाऊंगा तो भी क्रेडिट साइड पे होगी, लेकिन ऑप्शन में करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों दे रखे हैं। तो इसका मतलब आपके दिमाग में क्लिक कर जाना, भैया मुझे फिक्स्ड मेथड के हिसाब से सॉल्व करना है आंसर, फ्लक्चुएटिंग के हिसाब से नहीं करना। समझ रहे हो आप मेरी बात? ये छोटी छोटी बातें आपको एमसीक्यूज में ध्यान रखनी पड़ेंगी, यहीं पर एमसीक्यू का गेम है। ठीक है, अब भैया सैलरी टू पार्टनर, तो अगर मेरा कैपिटल करंट दोनों दिया है तो मुझे ये मानना है फिक्स्ड मेथड है, तो सैलरी कहां जाएगी? करंट अकाउंट में। कहां? क्रेडिट साइड पर। तो करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पर कहां पर है? तो क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट ये रहा, तो ये भैया फोर्थ हो जाएगा। अब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स लोन पर इंटरेस्ट है भैया जी। तो अब देखो कैपिटल करंट ये तो जाएगा नहीं पीएनएल में, पीएनएल में कहां? डेबिट साइड पर। ठीक है जी, ये डेबिट साइड है ना, तो भैया डेबिट साइड यानी कि इसका नंबर कितना हो जाएगा? 4 था, फिर ये कितना हो जाएगा? 3। फिर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग भैया फिक्स्ड मेथड है, तो कैपिटल में तो नहीं आएगा, करंट अकाउंट में आएगा। करंट अकाउंट में डेबिट साइड पर, करंट अकाउंट में डेबिट साइड पर। तो ये रहा डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट यानी कि 2। तो 4 3 2। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, देखो फिक्स्ड मेथड है तो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, तो भैया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे इंट्रोड्यूस है, विड्रॉवल होती है इधर और इंट्रोड्यूस इधर, तो यानी कि भैया जी ये रहा 1। समझ रहे हो? अब देखो अगर किसी ने सैलरी टू पार्टनर को भी क्रेडिट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल लिख दिया तो लॉजिकली तो वो सही है, लेकिन कब है? जब फ्लक्चुएटिंग मेथड है। तो प्लीज अवेलेबल इंफॉर्मेशन के हिसाब से जो सही आंसर है वो चूज करना है। बाद में आप ये नहीं कह सकते नहीं ये तो रॉन्ग हो गया, तो ऐसा ये तो वैसा, नहीं। देखो यहीं पर दिमाग आपको लगाना है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको यहां पर थोड़ा सा स्टार मार देता हूं कि इस टाइप के क्वेश्चंस ना आपकी बुद्धि को खोलेंगे। ठीक है जी, आपकी बुद्धि को ओपन करेंगे कि आपको क्या करना है, क्योंकि ऐसा नहीं कि आपके पास नॉलेज नहीं है, नॉलेज तो है, लेकिन उसका एप्लीकेशन किस तरीके से करना है, किस सिचुएशन में कैसे करना है, ये आपको इस सवाल से समझ में आ रहा होगा। अब इसका आंसर है तो देख लेते हैं भैया क्या आंसर है। 4 3 2 1, 4 3 2 1 ये रहा 4 3 2 1, तो सी इज द करेक्ट आंसर। 4 3 2 1 सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, काफी सिंपल है, बस थोड़ा सा लॉजिक लगा के चलना है ना। ये एमसीक्यू में गेम है, आप ये नहीं कर सकते कि भैया जी ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये गेम है एमसीक्यू और ये कई बार बताया मैंने। चलिए आगे करते हैं 21।
विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इफेक्ट द रिवैल्यूएशन अकाउंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। भैया एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में कौन कौन सी चीजें इफेक्ट करेंगी? तो भैया जी रिवैल्यूएशन अकाउंट में तो ये तो करेगी ही करेगी, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल नहीं करेगी, रिकॉर्डिंग ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट करेगी, डिक्रीज इन लायबिलिटी करेगी, यानी कि एसीडी एसीडी एसीडी, ये रहा एसीडी, ठीक है जी, एसीडी करेंगी, ठीक है जी। तो एसीडी करेगी, रिकॉर्डिंग, ये ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल नहीं करेगी, ये तो फिक्स्ड मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगी, ध्यान रखना, ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल। और अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो भी डेबिट साइड, ड्रॉइंग अगेंस्ट डेबिट साइड जाएगी, सॉरी डेबिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर आएगी। फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के, और अगर 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 फिक्स्ड मेथड है तो ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल है, दोनों में ही कैपिटल अकाउंट में जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, चाहे फिक्स्ड मेथड हो या फ्लक्चुएटिंग, है ना, इस बात को ध्यान रखना। काफी अच्छा सवाल हो गया है वैसे ये, अगर कोई चाहे तो ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल में पूछ सकता है, ठीक है जी, ओके, कि ये कहां पर जाती है, तो दोनों ही मेथड में ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड जाती है, ठीक है जी, डेबिट साइड, ठीक है। चलिए तो 21वां भी हो गया, चलो भैया आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। चलिए तो 22वां, मैच द फॉलोइंग, है ना, क्या है, परचेज ऑफ टेंजिबल एसेट, इशू ऑफ शेयर, इंक्रीज इन करंट एसेट्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। अब यहाँ के, अरे ये तो कैश फ्लो का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। परचेज ऑफ टेंजिबल एसेट इन्वेस्टिंग से रिलेटेड होता है, इन्वेस्टिंग से यानी कि 3। इशू ऑफ शेयर फाइनेंसिंग से रिलेटेड होता है, फाइनेंसिंग 4। इंक्रीज इन करंट एसेट्स ऑपरेटिंग से रिलेटेड होता है ना, वर्किंग कैपिटल चेंज में, तो वर्किंग कैपिटल चेंज में यानी कि 1। फिर मार्केटेबल सिक्योरिटीज हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में मानते हैं, तीनों एक्टिविटीज के बाद आता है, तो यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये रहा, ठीक है जी। नाउ तो 3 4 1 2, 3 4 1 2, अरे ये तो एक ही ऑप्शन ही है और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो 3 4 1 2, ये तो सिंपल हो गया, कोई कंफ्यूजिंग ऑप्शन भी नहीं है। तो भैया देखो ऐसे में तो अपने को सारे निकालने की भी जरूरत नहीं थी, कोई कंफ्यूजिंग ऑप्शन है ही नहीं, 3 पहला लाना है, कहीं पे भी 3 पहला नहीं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा टाइम बचाने की टेक्निक है, पर क्योंकि मैं टीचर हूं तो मैं सारा कुछ आपको समझा रहा हूं, है ना, ठीक है जी। तो आप आंसर्स देखकर ही क्वेश्चन करोगे तो थोड़ा ज्यादा आपका टाइम बच जाएगा, क्योंकि कई बार आपको ज्यादा भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर बीइंग अ टीचर हम पूरा बता रहे हैं। तो क्वेश्चन 23, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट इन द कनेक्शन विद द कॉमन साइज स्टेटमेंट। भैया इसमें से कौन सा है जो कॉमन साइज स्टेटमेंट के लिए करेक्ट है? मैंने कहा ठीक है भैया जी, देख लेते हैं। तो कॉमन साइज में क्या होता है भैया, याद कर लेंगे अपन। एक तो कॉमन साइज में से सीधा सीधा निकाला जाता है नेट सेल्स के हिसाब से, मतलब रेवेन्यू के हिसाब से, सॉरी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के हिसाब से पीएनएल का चलता है। और भैया जी एसेट्स और लायबिलिटी के लिए टोटल बैलेंसेस लिए जाते हैं, है ना, उसी के बेस पे किया जाता है, 100% के हिसाब से करते हैं अपन, है ना, कॉमन साइज में। ठीक है भैया जी, आगे बढ़ते हैं। तो एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑन रेवेन्यू फ्रॉम है ये, है ना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, तो बिल्कुल सही है, एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज, ये तो वाली बात सही है, तो इसको तो टिक कर दो भैया, है ना, सही है ये एकदम। फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टल एनालिसिस ये रॉन्ग है, क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल एनालिसिस जो है वो कंपैरेटिव में होता है, कॉमन साइज में नहीं होता, है ना। हॉरिजॉन्टल मतलब कि ऐसे, तो प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, डिफरेंस, और फिर अपन निकालते हैं, तो यानी कि कंपैरेटिव हॉरिजॉन्टल का मतलब ऐसे होता है ना, तो ये तो कंपैरेटिव में होता है, यहां नहीं होता, तो ये रॉन्ग है। वर्टिकल एनालिसिस ये हमारा कॉमन साइज में होता है, क्योंकि ये पूरा ऐसे चलता है ना, अपन ऐसे एक रो लेते हैं, फिर 100% के बेस पर सारे को कैलकुलेट करते हैं, फिर, है ना। तो हम करंट ईयर प्रीवियस ईयर में कोई कनेक्शन नहीं, तो हम ऐसे कैलकुलेशन नहीं करते, ऐसे ऐसे करते हैं ना, दोनों ईयर्स के, तो यानी कि ये वर्टिकल एनालिसिस कहलाता है, तो ये बिल्कुल सही है, ये इसको भी टिक कर दो। फिर भैया एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑन टोटल एसेट, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, टोटल एसेट के हिसाब से ही निकाला जाता है, तो ये भी हमारा करेक्ट है। तो यानी कि हमारे पास 3 करेक्ट ऑप्शन है, एक रॉन्ग है, तो ए सी डी, अब ये कहां ए सी डी ऑनली, ये रहा सी, सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। तो इसका करेक्ट आंसर ये है, ध्यान रखिएगा, कंपैरेटिव ऐसे होता है और कॉमन साइज ऐसे होता है 90 डिग्री, ठीक है जी, समझ गए, डन है। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं भैया जी, उम्मीद है कि आपको यहां तक बन रहा होगा, जो ना बन रहा हो प्लीज नोट्स बनाते चलें। कैलकुलेट द रिजल्टिंग कैश फ्लो एंड स्टेट द नेचर ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। एक मशीनरी एक्वायर्ड की गई है 3.5 लाख की बाय इशूइंग चेक, अरे ये तो सिंपल है भैया जी, आपने चेक इशू किया, अगर शेयर इशू किया होता तो ये नहीं आता भैया कैश फ्लो में, क्योंकि वो है, मतलब अगर आपने वहां से चेंज किया है तो फिर कोई अंतर नहीं पड़ता, ठीक है जी, ठीक है जी। तो फिर भैया जी हमारे पास यहाँ पे 3.5 लाख बाय इशूइंग चेक है, यानी पेमेंट कर रहे हो आप, पेमेंट करते हो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भैया जी, सिंपल हो गया। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड इनफ्लो नहीं,
अच्छा, इसमें भी देखो कंफ्यूज करने के लिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड आउटफ्लो इनफ्लो, तो जाहिर सी बात है आप पैसे दे रहे हो तो आपका आउटफ्लो होगा। पैसा भैया अपन दे रहे हैं तो ये तो आउटफ्लो होगा, ये तो आउटफ्लो होगा। ठीक है जी, इनफ्लो तो होगा नहीं, इनफ्लो तो सेल के वक्त होता है, नो फ्लो की पॉइंट नहीं है, ऑपरेटिंग में भी नहीं आएगा। ठीक है जी, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25, अरेंज द फॉलोइंग इन प्रॉपर सीक्वेंस। भैया आपको इसको प्रॉपर सीक्वेंस में फॉलो करना है। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग, कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा। अरे ये तो अपन ने किया हुआ है। सबसे पहले तो भैया यही निकालना पड़ता है, सबसे पहले तो भैया यही निकालना पड़ता है। ठीक है जी, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और एक्स्ट्रा आइटम आपको दिया मिलेगा, फिर आप एडजस्टमेंट्स करोगे, वही वाला प्रोविजन फॉर टैक्स वाला, प्रपोज डिविडेंड वाला, वो सारे एडजस्टमेंट्स आप करते हो। फिर नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आता है, फिर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते हो। तो भैया 1 ऑपरेटिंग प्रॉफिट, 2 इन्वेस्टिंग पहले निकलता है, तो फिर 3, और फिर उसके बाद लास्ट में फाइनेंसिंग 4। और अगर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी दिया होता तो 5th होता कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है जी, याद रखिएगा, पूरी सीक्वेंसिंग आ गई। तो 2 4 3 1, 2 4 3 1 यानी बी। तो इसमें भी कोई इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है, यहां से शुरू होगा। ठीक है जी, 1 मिनट, सॉरी, अरे मैंने ये क्या किया, सॉरी 1 ये है ना, 1 ये रहा, डी पहले आएगा ना। अच्छा, मैंने वैसे बोल दिया 2 4 3 1, तो इन्होंने ऐसे नहीं दिया है, जो पहले आ रहा है उसको पहले दिया है। ठीक है जी, तो मैंने तो 2 4 3 1 के हिसाब से बोल दिया। देखो अब ये तो कितना, ये तो गलत ही है, ये है, ये आंसर है। ठीक है, ठीक है जी, क्यों? क्योंकि भैया डी पहले आएगा, फिर उसके बाद ए आएगा, फिर उसके बाद सी आएगा, तो डी ए सी बी। ठीक है जी, तो सीक्वेंसिंग के हिसाब से है। ओके, तो कई बार ऑप्शंस के हिसाब से आपको आंसर देना है ना। मैंने सोचा कि वो जो मैच द फॉलोइंग नहीं कर रहे थे अपन 2 4 3 1, तो मैच द फॉलोइंग ये वाला, तो मैंने वैसे पढ़ लिया उसको, है ना। ठीक है जी, तो ध्यान रखेंगे, तो ये ऐसे नहीं पढ़ेंगे, पहले ये आएगा तो 4 पहले, फिर 1, तो 4 डी ए सी बी, तो डी ए सी बी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26, द एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड फॉर ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। भैया ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक के लिए हमें एडजस्टमेंट करनी है। मैंने कहा ठीक है भैया जी। वाइल कैलकुलेटिंग एडजस्टेड प्रॉफिट, हमने एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त गुडविल इज। अब अगर ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हो गया है भैया जी, हाँ जी भैया, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हो गया, तो रिडक्शन फ्रॉम कंसर्न्ड ईयर प्रॉफिट। भैया ओवर वैल्यूएशन हुआ है तो करंट ईयर से तो माइनस होगा, बिल्कुल सही बात है, ये तो करेक्ट है। रिडक्शन ऑन नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट, नहीं, रिडक्शन नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट से नहीं, जिस ईयर हुआ है उसी ईयर में अपन प्रॉफिट से माइनस करते हैं। एडिशन, अब देखो यहां पर आती है प्रॉब्लम कि भैया ए तो ठीक है, भैया सी का क्या किया जाए, सी का क्या किया जाए? क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है वो नेक्स्ट ईयर ओपनिंग स्टॉक बनता है और वो ऐड होता है ना, वो ऐड होता है। हाँ भैया जी, ऐड होता है। तो अब यहां पर क्या किया जाए भैया जी, अब यहां पर क्या किया जाए? तो यानी कि भैया जी ये भी हमारा करेक्ट में काउंट होगा। एडिशन टू प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, ये तो रॉन्ग है, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट में ऐड तो नहीं होता। अब देखो यहां पर अभी अपन ने ये टिक किया है, अब इसमें अपन ऑप्शंस में जाएंगे कि ऑप्शंस में क्या बात बोली जा रही है। तो ए बी डी ये तो रॉन्ग है, ए एंड डी ओनली ये तो रॉन्ग है, ए सी ये लो ये तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये लीजिए। अगर लेट सपोज, मान लीजिए, लेट सपोज, ध्यान से समझिएगा, अगर मान लीजिए लेट सपोज यहां पे सिर्फ ए दिया होता, ओनली ए, ठीक है, तो फिर मैं क्या ओनली ए आंसर सही लिख सकता था? बिल्कुल सही लिख सकता था, क्योंकि ए एंड सी इज द बेस्ट आंसर। ए एंड सी इज द बेस्ट आंसर, क्योंकि भैया हमें पता है कि ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक होता है तो करंट ईयर में क्लोजिंग स्टॉक के रूप में वो माइनस होता है और नेक्स्ट ईयर में उसका इंपैक्ट पड़ता है और वो ओपनिंग स्टॉक बन के प्लस होता है। ठीक है जी, क्योंकि नेक्स्ट ईयर ओपनिंग स्टॉक भी तो हमारा चेंज हुआ होगा, तो क्योंकि उसकी वजह से हमारे प्रॉफिट को डाउन किया गया होगा, तो हम नेक्स्ट ईयर के ओपनिंग स्टॉक में, मतलब नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट में ओपनिंग स्टॉक मान के उसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है जी, तो करंट ईयर में क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूएशन केस में माइनस और ओवर वैल्यूएशन के केस में नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग स्टॉक प्लस। अब ये हमारा एप्रोप्रिएट आंसर है। लेकिन अगर मान लीजिए सिर्फ ओनली ए लिखा होता, सी नहीं लिखा होता, लेकिन हमारे पास और ऑप्शंस में सबसे बेस्ट आंसर वो होता, तो वो भी आंसर सही माना जाता। ठीक है जी, ये ध्यान रखिएगा। अब बच्चा यहीं पर कंफ्यूज जाता है कि यार ये दोनों ऑप्शन में होने चाहिए, ऑप्शन में तो है ही नहीं। अगर सिर्फ ए लिखा है और सी है ही नहीं तो ए विल बी द आंसर, मतलब ये वाला बी पॉइंट आंसर होगा, लेकिन तब भी वो आंसर होगा। तो कई बच्चे इस चीज में कंफ्यूज होते हैं कि भैया ऑप्शन में दोनों क्यों नहीं दिए हुए हैं। तो नहीं दिए हुए तो जो बेस्ट आंसर है वो आपको देना है। ये तो हमें पता ही है कि बी और डी रॉन्ग है, तो जहां जहां पे बी डी है वो तो वैसे ही रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27, ओवर सब्सक्रिप्शन इज अ सिचुएशन वेयर, ओवर सब्सक्रिप्शन कब होता है भैया जी? जब हम जितना इशू करना चाहते थे उससे ज्यादा जनता का प्यार मिल जाए, है ना। तो देखिए, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड इज इक्वल टू, ये तो रॉन्ग है, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड इज मोर देन द नंबर ऑफ शेयर इशूड, यही है। अप्लाई लोगों ने ज्यादा कर दिया जितना हम चाहते थे, तो बस दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर इज लेस देन नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, ये तो चलो ये सब तो ऐसी है, तो हमारे पास बी आंसर है। ठीक है, नाउ
400 शेयर्स ऑफ 50 ईच इशूड एट पार, ठीक है भैया जी, पार पे हमने इशू किया। फोरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, नहीं हुई फाइनल कॉल 10 रुपए की, तो हमने फोरफिट कर दिया। यानी कि हमें यह पता चल गया भैया 400 इंटू 40 हमारा शेयर फोरफीचर हुआ होगा 16,000, है ना, ठीक है जी। शेयर फोरफीचर कितना हुआ होगा भैया हमारा 16,000 हुआ होगा, हाँ भैया जी। फिर दी शेयर्स वर रीइश्यूड एट 45 फुली पेड अप, फुली पेड अप थे 45 पे रीइश्यू हुए, यानी कि 5 रुपए नहीं मिले, तो जाहिर सी बात है सेकंड एंट्री है तो फर्स्ट एंट्री है। सेकंड एंट्री में जो शेयर फोरफीचर होगा वो कितना होगा 400 इंटू 5, ठीक है जी, 50, है ना, 50 क्या 45 है फुली पेड, यानी कि 5 रुपए नहीं मिले हमें, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2000। तो ये शेयर फोरफीचर क्रेडिट वाला है, ये शेयर फोरफीचर डेबिट वाला है जो री इश्यू के वक्त आता है ना। तो भैया क्रेडिट में से डेबिट माइनस करेंगे तो 14,000, ये हमारा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है जी, ये हमारा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है ना। फर्स्ट एंट्री जो मिला वो, सेकंड एंट्री में जो नहीं मिला वो, और बचा हुआ फिर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। तो कितना है, ये रहा, बी इज द करेक्ट आंसर। लो भैया, इतना सिंपल है, करते चलेंगे आराम से। अगला क्वेश्चन, व्हेन डिवेंचर्स वर इशूड एट अ प्रीमियम, डिवेंचर जब प्रीमियम पर इशू होते हैं और रिडीमेबल एट प्रीमियम होते हैं, अच्छा इशू भी प्रीमियम पे हो रहे हैं और रिडीमेबल भी प्रीमियम पे हो रहे हैं। हमने कहा ओके, क्या चाहते हो, द जर्नल एंट्री विल हैव फॉलोइंग कॉम्बिनेशन, जर्नल एंट्री में क्या क्या होगा, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, नहीं भैया ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि डिस्काउंट पे तो हुआ ही नहीं, है ना, डिस्काउंट पे तो हुआ ही नहीं है। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, जी हाँ बिल्कुल ये तो होगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम, बिल्कुल, क्योंकि प्रीमियम पे इशू भी हुआ है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम भी आएगा, बिल्कुल ठीक है। डी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, जी हाँ ये भी आएगा, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास बी सी डी, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी, क्योंकि डिस्काउंट पे इशू ही नहीं हुआ तो डिस्काउंट आएगा ही कैसे, ठीक है जी। तो बी सी डी इज द करेक्ट आंसर। ओके भैया जी। 30, मैच लिस्ट विद दिस, ठीक है भैया जी, क्या क्या है, शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फोरफीचर, कॉल्स इन एरिया, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। अब यहां क्या लिखा है, डेबिटेड विद अमाउंट नॉट रिसीव्ड, अच्छा तो यानी कि यहां पर अमाउंट रिसीव्ड वाली चीजों का काम किया गया है। तो भैया शेयर कैपिटल अकाउंट, अब शेयर कैपिटल अकाउंट में पैसा मिलता है तब जाता है या नहीं वाला जाता है, तो अगर आप ऑप्शन देखोगे तो भैया जी ये देखो, यानी कि ये फोरफीचर से रिलेटेड है। तो भैया जी एंट्री क्या होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर अगर वो प्रीमियम पे पैसे नहीं दे पाया तो वो भी डेबिट, जिस प्रीमियम पे पैसे मिल गए उसको डेबिट नहीं करते हैं, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, जिस पे पैसे नहीं मिले। 2 जो भी पैसे मिल गए तो शेयर फोरफीचर, 2 जो भी पैसे नहीं मिले, है ना, ठीक है। तो अब देखो शेयर कैपिटल अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है, तो डेबिट विद द अमाउंट कॉल्ड अप, जितना मांगा गया उतना ही ना, है ना, जाहिर सी बात है कॉल्ड अप, तो यानी कि इसका आंसर तो 4 होगा। शेयर फोरफीचर अकाउंट जो पैसा मिल गया वो शेयर फोरफीचर में जाता है, तो क्रेडिटेड विद द अमाउंट रिसीव्ड, बिल्कुल सही है, तो भैया जी ये इसका आंसर हो जाएगा 3। फिर कॉल्स इन एरियर जो नहीं मिला तो डेबिटेड विद द अमाउंट नॉट रिसीव्ड, बिल्कुल नहीं डेबिटेड नहीं, क्रेडिटेड, हाँ क्रेडिटेड, ये सेकंड, अरे वाह कितना अच्छा पॉइंट है ये, ध्यान दीजिएगा। शेयर कैपिटल डेबिट होता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट होता है, नॉट रिसीव्ड वाला भी क्रेडिट है और रिसीव्ड शेयर फोरफीचर वाला भी क्रेडिट है, तो इसमें क्रेडिट आंसर आएगा। नॉट रिसीव्ड क्रेडिट साइड पे आता है, शेयर फोरफीचर की पहली एंट्री, ठीक है। फिर उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, तो ये उस अमाउंट से डेबिट होता है जो रिसीव्ड नहीं हुआ, तो ये है भैया जी। कितना अच्छा सवाल है, पूरी एंट्री को ही उन्होंने आपको रिवाइज करा दिया, तो पूरी एंट्री पढ़ना जरूरी है, समझ रहे, पूरी एंट्री आना जरूरी है इस क्वेश्चन के लिए। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1, अच्छा ऑप्शंस इधर है, 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1, एक मिनट, यहां से शायद गलती हो गई है, यहाँ पे 4 3 2 1 आएगा, है ना, सो दिस इज द करेक्ट आंसर, 4 3 2 1, ठीक है जी। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया राइटिंग में, तो आप ध्यान देंगे, ये 1 है तो ये तो आएगा ही नहीं, ये 2 है तो ये तो आएगा ही नहीं, तो सबसे सही आंसर बी है, ठीक है जी। ओके, तो 30 तक हमने क्वेश्चन कर लिए, बस अब 20 और बचे हैं, ठीक है जी। चलिए तो फिर अब आगे बढ़ते हैं भैया। तो 31, अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिवेंचर, देखिए अभी हमें अरेंज करना है, रिडम्पशन बिकम्स ड्यू, क्रिएशन ऑफ डीआरआर, यानी कि रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर सीयूटी का पार्ट है भैया, ध्यान रखना है हमें, इसको अच्छे से करना है हमें, है ना। तो प्लीज रिडम्पशन को मत छोड़कर जाइए, अगर आप ये आप 12th क्लास में हो तो, बहुत छोटा सा चैप्टर है, आराम से कर लो, सीयूटी में क्वेश्चन आ रहा है, दिख रहा है आपको, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो पेमेंट टू डिवेंचर इन्होंने क्या कहा, सीक्वेंस में कहा है, ठीक है, करंट सीक्वेंस में। तो सबसे पहले तो इशू ऑफ डिवेंचर होगा भैया, ठीक है जी, इशू ऑफ डिवेंचर, फिर उसके बाद आप जाहिर सी बात है क्रिएट करोगे डीआरआर, अगर उस पर एप्लीकेबल है तो, देन उसके बाद पेमेंट करने से पहले रिडम्पशन ड्यू होगा, यानी कि ये 3 हो गया, और फिर आप पेमेंट कर दोगे 4, तो 2 1 3 4,
2134 BACD, BA, अच्छा ये किस में ऑप्शन में अवेलेबल है? पहले तो सी से शुरू होगा ना, हाँ तो C2 यानी कि CBDA, 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 तो ये आंसर होगा हमारा। ठीक है जी, तो CBDA। ठीक है, तो प्लीज आपको सीक्वेंस याद रखना और थोड़ा सा ऑप्शन जरूर देख लेना, क्योंकि कहीं कहीं मिसप्रिंटिंग या ऊपर नीचे हो जाए। तो भैया जी सी पहले आ रहा है ना, तो सी पहले आ रहा है तो पहले आएगा। ओके जी, ठीक है, चलो भैया तो फिर आगे बढ़ते हैं, मामला हजम करते हैं। कौन सा है? अरे अच्छा, ओके ठीक है, 31 हो गया। 32, इफ अ डिले ऑकर्स बियॉन्ड 8 days, अगर 8 दिन से ज्यादा का डिले हो जाता है इन रिफंडिंग द सब्सक्रिप्शन अमाउंट, फेलिंग टू गैदर द मिनिमम सब्सक्रिप्शन फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ द सब्सक्रिप्शन, द कंपनी शैल लायबल फॉर पे। तो इसमें हमें पता है, ध्यान है हमें 15% है इसका आंसर, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, 32 का आंसर तो सीधा ही था। अब देखो ये आंसर, देखो या तो ये बनेंगे या तो ये नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपको आंसर पता है तब तो आप कर लोगे, अगर आंसर नहीं पता तो आप फंसोगे। तो प्लीज याद रखना, ये परसेंटेज याद रखने अपने को, है ना? ठीक है जी, ओके। कॉल्स इन एरिया, कॉल्स इन एडवांस के जो परसेंटेज है 10-12%, वो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए 33, क्योंकि फिर ऐसे क्वेश्चन या तो आपको बनेंगे, क्योंकि आपने पढ़े होंगे तो बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। 33, द कंपनी कैन एक्सेप्ट कॉल्स इन एडवांस इफ ऑथोराइज बाय। ध्यान रखिएगा, कंपनी अगर कॉल्स इन एडवांस कब एक्सेप्ट कर सकती है? अगर उसके पास ये पावर है, पावर यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगर उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कहा गया है तभी कंपनी कर पाएगी, अदरवाइज नहीं करेगी। ठीक है, चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। 34, ABC आर पार्टनर्स। भैया ये हमारे पास पार्टनर है, इनका हमें रेशो दे दिया, हमने कहा हाँ जी रेशो दे दिया है। कितना दिया है? 2:1 दे दिया। C डाइड ऑन 1 जुलाई 2023। On this date, final accounts were prepared to ascertain profits for the period. It is resulted in a profit of 1,75,000 to the firm to give the effect the above. क्या कहा है? Profit and loss account will be debited. Profit and loss appropriation account will be, ये debited है ना? Debited, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड। ओके भैया जी, तो सवाल क्या था हमारे पास? सी डाई हो रहा है, ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो जाहिर सी बात है भैया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो अपन लिखते ही नहीं है जब कोई डाई हो जाता है, तो है ना, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो लिखते ही नहीं है अगर कोई डेथ कर गया तो। हाँ जी भैया, नहीं लिखते। तो इसका मतलब हमें क्या देखना पड़ेगा भैया जी? तो भैया जी हम लिखते थे पीएनएल सस्पेंस। अब पीएनएल सस्पेंस कहीं दिया हुआ नहीं है, तो जाहिर सी बात है यहां पर हम कई बार पीएनएल एप्रोप्रिएशन भी लिख देते हैं अगर सस्पेंस का पॉइंट आता है। तो यानी कि हमारे पास हमें ये आंसर देना। अब भैया ये डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? तो जाहिर सी बात है फर्म को प्रॉफिट हुआ है, तो पीएनएल सस्पेंस डेबिट टू पार्टनर, पार्टनर को मिलेगा जो डिसीज्ड हो रहा है, तो यानी पीएनएल क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो यहां पर हम ये आंसर चूज कर लेंगे। ठीक है जी, प्लीज थोड़ा सा यहां पर ये बातें ध्यान रखना। एमसीक्यू में ये वाले चक्कर बहुत आते हैं कि भैया हमने तो ये वर्ड पढ़ा था, ये नहीं पढ़ा था, तो आपको बेस्ट एप्रोप्रिएट आंसर देना है। और अगर भैया जी यहां पर लॉस हो गया होता तो फिर जाहिर सी बात है हम ये वाला ऑप्शन चूज करते। अगर यहां पर लॉस हो गया होता तो हम ये वाला ऑप्शन चूज करते। ठीक है जी, चलें आगे, चलें। ठीक है, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना, वरना बच्चे ने अगर पीएन सस्पेंस पढ़ा हुआ है तो वो कहेगा पीएन सस्पेंस तो दिया ही नहीं है, तो क्वेश्चन रॉन्ग है। हालांकि कायदे से इनको पीएन सस्पेंस ही देना चाहिए था, बट ठीक है, कोई नहीं, सह लेंगे थोड़ा, है ना। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर देयर वाज अ फाइनेंस ऑफ 45,000। ठीक है जी, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में 45,000 का फाइनेंस है इन द अकाउंट ऑफ मशीनरी। ओके, इट वाज फाउंड अंडरवैल्यूड। अंडरवैल्यूड है तो अंडरवैल्यूड में तो हमें पता ही है 45,000 हमने इसकी वैल्यू लिख रखी है। लेकिन भैया अगर ये अंडरवैल्यूड है दैट मींस कि ये 90% ही है, तो 90। अब इसको क्या करना भैया? 100% करना है, तो इंटू 100। मांगा क्या है? वैल्यू ही मांगी है। लो भैया 100 से मल्टीप्लाई कर, तो धुम धुम धुम, तो 5,000 इंटू 100 तो 50,000। ठीक है जी, तो अंडरवैल्यूड का मतलब है कि हमने उसकी वैल्यू कम करके रखी हुई है, कम करके रखी हुई है भैया। तो यानी हमने 100% की जगह 90% ही ले रखा है। ओवरवैल्यूड मतलब ज्यादा, तो यहाँ पे 90 की जगह फिर 110 हो जाता है ना। लेकिन अभी अंडरवैल्यूड का सवाल है, अपन उसी हिसाब से चल रहे हैं। तो भैया जी हमें पता है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 50,000 होनी चाहिए। अगर भैया सिर्फ इंक्रीज डिक्रीज मांगता तो 5,000, है ना, ध्यान रखेंगे। अगर सिर्फ इंक्रीज डिक्रीज मांगता तो 5,000 आता, इन्होंने टोटल वैल्यू मांगी है। ठीक है जी, ठीक है, वैल्यू ऑफ मशीन मांगी है, तो हमारे पास 50,000 इसका आंसर होगा। तो ये छोटी छोटी बातें जरूर आपको ध्यान रखनी है। ठीक है भैया जी, आगे बढ़ो। डिविडेंड रिसीव्ड। डिविडेंड रिसीव्ड क्या है भैया? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब ध्यान दीजिए, डिविडेंड आपको रिसीव कब होगा भैया? डिविडेंड कब रिसीव होगा? नॉर्मली तो आप पे करते हो, रिसीव कब होगा? जब आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे होंगे, और किसी कंपनी के शेयर्स खरीदना यानी किसी के ऊपर पैसे लगाना, दैट मीन्स की
दैट मीन्स की आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो जाहिर सी बात है ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। यहां पर बच्चे क्या होते हैं, रट के बैठे होते हैं, भूल जाते हैं रिसीव्ड वर्ड। भैया डिविडेंड पेड मुझे पता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, नहीं फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं है। अच्छा भैया वो डिविडेंड रिसीव्ड और डिविडेंड पेड तो ऑपरेटिंग में भी आता था यार, तो ध्यान रखेंगे वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का एक्चुअली में पार्ट नहीं है, पार्ट तो फाइनेंसिंग का ही है, लेकिन हम उसका एडजस्टमेंट नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश की वजह से वहां पर लेते हैं। तो ध्यान रखना पहला हक तो इन्हीं का है, क्योंकि उसके इंपैक्ट को दिखाना है और उस प्रॉफिट में जो भी एडजस्टमेंट हुआ है उसको दिखाने की वजह से हम उसको ऑपरेटिंग में रखते हैं, है ना। अगर ऑप्शन में ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग या ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग आ गया तो आप वो दोनों फिर आपको चूज करने पड़ जाएंगे, लेकिन वैसे ये लोग प्राइमरी वहां से रिलेटेड है। और रिसीव्ड तभी होगा जब आपने किसी में पैसे लगाए होंगे, तो यहां लगाना मतलब इन्वेस्टमेंट करना। ठीक है भैया जी, आगे बढ़ते हैं। 37 अ पार्टनरशिप कैन हैव मैक्सिमम 50 पार्टनर्स, दिस लिंक हैज बीन सेटअप बाय, ये किसके द्वारा सेटअप है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। यहां पर होगी गलती भैया, इसको भी हालांकि मैंने पढ़ाते वक्त भी आपको बताया हुआ है, जितने भी पढ़े हुए बच्चे उनको तो पता ही होगा, जो नहीं है प्लीज ध्यान रखिएगा। पार्टनरशिप एक्ट में ये बात नहीं बताई गई है, कंपनीज एक्ट में बताई गई है, रूल 10, ठीक है, और रूल 2014 वाले उसमें मैक्सिमम 50 होने चाहिए, ठीक है, और उससे भी ज्यादा हो गया तो वो वॉइड माने जाते हैं, इलीगल हो जाते हैं एक तरीके से वॉइड। तो इसमें नहीं बताया गया है, बच्चे पढ़ के जाते हैं, खासकर एवरेज बच्चों आप सबको बता रहा हूं मैं, ये सवाल बहुत अच्छा है आपके लिए, आप इसमें गलतियां करोगे, क्योंकि पढ़ा हुआ है भैया पार्टनरशिप से रिलेटेड है, फटाफट करते हैं भैया, पार्टनरशिप से रिलेटेड है, फटाफट गाली निकालते हैं पार्टनरशिप को टिक करके। नहीं, ये पार्टनरशिप एक्ट में नहीं बताया हुआ है, मैक्सिमम नंबर नहीं बताया हुआ है वहां पर, ठीक है जी। ये हमें पता चलता है जब हम कंपनीज एक्ट पढ़ते हैं, ठीक है। अब कंपनीज एक्ट तो ऑप्शन में ही नहीं है भैया, तो जाहिर सी बात है कंपनीज एक्ट गवर्नमेंट बनाती है, तो हमारे लिए सबसे बेस्ट आंसर ये होगा। प्लीज ध्यान रखिएगा एमसीक्यू में जो सबसे बेस्ट आंसर है वो आपको चूज करना है, ठीक है जी। ओके भैया जी, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट भी है लेकिन वो नहीं चूज करोगे आप, सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि सेंट्रल यानी जो पूरे देश पे अप्लाई होता है वो सारे रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है जी। चलिए भैया जी, तो ध्यान देना है ना। अच्छा, और ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किसके अंतर्गत है, कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है ना, तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखना है। 38 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सीक्वेंसिंग कोड। अब देखो कई बच्चे हमसे कहते भी है, तो मैं अभी आपसे कहता हूं कि देखो ये क्या है ना, ये कंप्यूटराइज्ड चीजें हैं, तो कंप्यूटराइज्ड चीजें, हम एक तो कंप्यूटर के एक्सपर्ट नहीं है, पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज, अगर हम उसको पढ़ाएंगे भी तो जितने क्वेश्चंस उसमें से आने हैं वो और जितना उसका सिलेबस है उसमें बहुत अंतर है और एकदम नया पड़ेगा आपको। इसीलिए हम आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, मैं इस वीडियो में भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कोशिश कीजिए कि आपको 50 क्वेश्चन आएंगे जिसमें 45 करने हैं, 5 छोड़ने हैं, यहां से आपको 5-6 क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, 3 क्वेश्चन मैक्सिमम मिलते हैं। तो जाहिर सी बात है इस पार्ट को हम छोड़ते हैं। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि काश ये भी कर लिया होता तो हमारे बहुत अच्छे नंबर आ गए होते। नहीं सर, ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसको पढ़ने में आपको जितना टाइम लगेगा और जितना दिमाग खर्च होगा और जितना डिफरेंट है, क्योंकि इसमें अब देखो, अब इस सवाल का आंसर कैसे कोई निकाल सकता है, नहीं निकाल सकता ना, खासकर अकाउंट्स पढ़ने वाला कैसे निकाल सकता है। इसीलिए मैं बच्चों से हिदायत देता हूं कि भैया आप कोशिश कीजिए कि इसको छोड़ दीजिए, इस क्वेश्चन को ऑप्शन में ही मत रखिए, जो आपने पढ़ा हुआ है उसको इतना स्ट्रांग बनाइए कि अगर वो 47 क्वेश्चन है, आपके लिए 50 का पेपर ही नहीं है, 47 का पेपर, उसमें आपको 45 करने हैं, तो 2 ऑप्शन तो आपके फिर भी अवेलेबल है छोड़ने के लिए। समझ रहे हो आप मेरी बात, ठीक है ना। तो इसलिए इसका वैसे तो क्योंकि अब आंसर शीट आ चुकी है तो भैया जाहिर सी बात है हमें पता है कि इसका आंसर ये है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है ना कि भैया जी नहीं, है ना। तो ये मेरी ओर से आपकी रिक्वेस्ट है, बाकी आपकी मर्जी है, क्योंकि कितनी चीजें पढ़ लोगे आप कंप्यूटर में और कौन कौन से, और एकदम नया, तो आप 12th पास आउट करके एक बेस बना के बैठे हुए हो और एकदम से आप कुछ नया पढ़ने जाओगे तो जो बेस है वो भी तो हिल जाएगा। तो प्लीज इस बात का आप ध्यान रखना है ना, इमोशनल बातें करने और प्रैक्टिकल थिंकिंग में यही अंतर है, ठीक है जी। तो आई होप कि आप मेरी बात समझेंगे। तो ये तो 38 का आंसर मैंने बता दिया, वैसे इसका आंसर मुझे नहीं पता, आंसर शीट से ही देख के बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, क्योंकि मैं इसमें एक्सपर्ट भी नहीं हूं, है ना। चलिए 39 इफ देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, अगर भैया कोई क्लेम नहीं है तो इट एट एडमिशन, अच्छा अगर क्लेम नहीं आया तो इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा भैया, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ठीक है जी। अब ये क्या पूछ रहे हैं भैया, डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिटेड टू ऑल पार्टनर्स, क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स। तो भैया वर्कमैन कंपेंसेशन का एंट्री क्या हो जाएगी, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सारे पार्टनर्स जो भी पुराने हैं, पुराने रेशियो में पुराने पार्टनर्स को क्रेडिट होंगे। तो भैया जी क्या आंसर आएगा, क्रेडिट टू ओल्ड पार्टनर्स, ध्यान रखना ऑल नहीं ओल्ड पार्टनर्स, ऑल में फिर नया पार्टनर भी आ जाएगा, तो WCR अगर है तो नया पार्टनर तो आज आया है तो वो हक तो पुराने पार्टनर्स का है ना, तो ओल्ड पार्टनर्स आएगा और ओल्ड रेशियो बनेगा, ये बात आपको ध्यान रखना है ना। वैसे ये एडमिशन की बात कर रहा है तो नए पार्टनर को तो वैसे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी अभी तो आया, जुम्मा 4 दिन नहीं हुए और प्रॉफिट का हिस्सा लोगे, अच्छा है कि नहीं चलिए, ऐसा बड़े बुजुर्ग नहीं कहते, जब आप ज्ञान देते हो अपने से बड़े वालों को तो कहते अच्छा मुन्ना जुम्मा 4 दिन पैदा नहीं हुए और हमको सिखाओगे, बेटा जब कपड़े भी नहीं पहनते थे ना तब ऐसे गोदी में खिलाते थे तुमको ऐसे डायलॉग मारते ना तो वही वाला पॉइंट यहाँ पर भी है।
चलिए तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एबीसी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:3:4, ठीक है। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली, ठीक है। चेंज का आ गया, चेंज इन पीएसआर वाला। द सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग, तो ये तो बड़ा सिंपल हो जाएगा, 3/10 माइनस 1/3 39 हो जाता, माइनस 1/30, फिर वही 3/10 माइनस 1/3, अरे तो ये तो सेम ही हो गया, माइनस 1/30, फिर इसका 4/10 माइनस 1/3 तो 12, तो ये 2/30, ठीक है। तो यानी कि ये सेक्रीफाइस कर रहा है ना, ठीक है जी। ओल्ड माइनस न्यू करते हैं तो जो नेगेटिव आते हैं वो गेन करते हैं, जो पॉजिटिव आते हैं वो सेक्रीफाइस करते हैं ना। OR माइनस NR कर रहा हूं मैं, ठीक है जी। तो भैया जी ये दोनों गेन है ना, गेन गेन, ठीक है। अब देख लेते हैं, तो A गेन्स, A पहले है नहीं भैया जी, A गेन्स 130, B गेन्स 130, C सेक्रीफाइसेस 230, बिल्कुल ठीक है, ये है हमारे पास आंसर, है ना। A इज द करेक्ट आंसर। ये तो सिंपल सिंपल अपन ने कैलकुलेट भी कर लिया है, तो कहीं कोई लोचा नहीं, कहीं कोई फोचा नहीं, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। लो भैया करेक्ट आंसर टिक करो और आगे बढ़ जाओ। मैंने कहा ओके ओके ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं ना। 41, मैच द लिस्ट, हमें लिस्ट मैच करनी है। एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, अरे ये तो ड्राइंग्स का सवाल है, ड्राइंग्स तो पीछा ही छोड़ता है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, अगर एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर बोला जा रहा है, हाफ ईयर यानी मतलब 12 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2, एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर है ना, हाफ ईयर भी ये होता है, तो ये कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, है ना, ठीक है, 3 हो गया। तो इसमें 3 आ रहा है, ये रहा 4। फिर एट द बिगनिंग, अब देखो जिसको ये फॉर्मूला नहीं पता होगा तो देखो वो गलती कर दोगे। हाफ ईयर एट द एंड का बोल रहा है, तो भैया हाफ ईयरली में, एक हाफ ईयर में 6 महीने होता है, एट द एंड में -6 करना है, क्वार्टर में -3 करना है, बिगिनिंग में प्लस होता है, और मिड में कुछ नहीं करना, 12 का 12 रहता है ना, ठीक है। नाउ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, बिगिनिंग यानी कि 12 + 3, एक क्वार्टर में 3 मंथ्स होते हैं, साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, और एक क्वार्टर में 3 मंथ्स होते हैं, तो डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 7.5 थर्ड, ठीक है जी। फिर एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ एट द बिगिनिंग, तो यानी कि 13/2 है ना, 12 + 1 तो 6.5, ठीक है। ये तो अपने बहुत बार किया हुआ है, तो ये तो मुझे उम्मीद है आप सबको बन रहा होगा। 2 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो 12 + 3 की जगह -3 हो जाएगा, तो 9 डिवाइड बाय 2 तो 4.5 यानी 1, तो 4 3 2 1, 4 3 4 3 2 1, ये रहा, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, 4 3 2 1, तो 4 3 2 1 आ गया, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 42, कविता ललिता, कविता ललिता जी आ गई हैं भैया जी। मैंने कहा अच्छा जी ठीक है। तो भैया क्या कर रही हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1, हाँ जी भैया जी ठीक है। नाउ एडमिट मोहन फॉर 1/4, मोहन को 1/4 के लिए ले आए, ओके, विद अ गारंटी अमाउंट ऑफ 25,000, मोहन जी को गारंटी दी गई है 25,000 रुपए की। हमने कहा ओके। बोथ कविता एंड ललिता अंडरटेक टू मीट लायबिलिटी अराइजिंग ड्यू टू द गारंटीड अमाउंट टू मोहन इन देयर रिस्पेक्टिव PSR, भैया जी वो अपने PSR में ही जो भी अगर कुछ कमी आती है तो वो करेंगी। हमने कहा ठीक है। द फर्म अर्न 76, गारंटी ऑफ अ पार्टनर का सवाल आ रहा है, ठीक है जी। तो 76,000 है भैया। अब सबसे पहली बात तो भैया दे एडमिटेड मोहन फॉर 1/4 शेयर, यानी न्यू रेशो निकालना पड़ जाएगा, है ना, न्यू रेशो निकालना पड़ जाएगा। अगर आप नॉर्मली कैलकुलेट करोगे तो 2:1:1 ही आना चाहिए, फिर भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है जी। तो 1/4, अब ये जो 1/4 है अपने को क्या करना पड़ेगा, न्यू रेशो निकालना पड़ेगा, तो कुछ और तो दिया नहीं है ना, तो 1/4, तो 3/4 इंटू 2/3, तो ये कितना हो जाएगा 6/12, 6/12, ठीक है। फिर 3/4 इंटू 1/2 इक्वल्स टू 3/12, फिर 1/4 इंटू 3/3 इक्वल्स टू 1/3/12, ठीक है। तो इसमें से काटेंगे तो 1/4 1/4 2/4, मैंने पहले कहा था 211 आना था, ठीक है भैया जी। तो अगर 76,000 है तो जाहिर सी बात है इसका अपन निकालेंगे, तो मोहन सबसे आखिरी में आया, तो 76,000 इंटू 1/4, 4 से इसको काटेंगे तो 4 तो 19,000, तो भैया इसको 19,000 मिल रहा है, गारंटी दी गई थी 25,000 की, तो -25,000, यानी कि भैया 6,000 नेगेटिव हो गया। अभी अगर 6,000 नेगेटिव है तो भैया जी कौन कितना देगा, डेफिशिएंसी बॉन्ड बाय कविता, कविता पहले है, तो जाहिर सी बात है उनका अपना हिस्सा है, तो उनका अपना हिस्सा कितना होगा 2/3, भैया 2/3, 2/4 क्यों नहीं होगा,
अरे क्योंकि इसको तो हटा देंगे ना अपन, तो इनका हिस्सा बीच का आपस में कितना है 2:1 है, तो भैया जी 2/3, तो यानी कि कविता देंगी 4000, कविता देंगी 4000, कविता देंगी 4000, है ना। ध्यान से समझ लीजिए फिर से, यहां कंफ्यूज मत होना। उन्होंने कहा था कि वो अपने पीएसआर में देंगी, अपना पीएसआर मतलब क्या, नया रेशियो 2:1 आ रहा है, तो 2:1 नहीं। हालांकि आपको न्यू रेशियो निकालने की जरूरत नहीं थी, मैंने आपको बस सिखाने के लिए किया है। अदरवाइज आपको पता है कि वो 1/4 के लिए है, तो जाहिर सी बात है उसको हिस्सा 1/4 ही मिलेगा। तो गारंटी ऑफ पार्टनर है 76,000 का 1/4 निकालेंगे तो 19,000 आ रहा है। 25 की गारंटी दी गई यानी 6,000 नहीं मिले। अब ये 6,000 दोनों लाएंगे या कौन कितना लाएगा, तो उसी के लिए उन्होंने कहा था कि लायबिलिटी अराइजिंग ड्यू टू गारंटीड अमाउंट द मोहन इन देयर रिस्पेक्टिव प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो भैया जी ये जो कविता एंड बोथ, कविता एंड ललिता हैं वो अपने पीएसआर में देंगे, तो जाहिर सी बात है उसमें हमें इनका हटा देना, उनका पीएसआर 2:1 पड़ेगा। ठीक है, तो 2:1 का मतलब क्या हो गया 4,000 और 2,000। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ये 42 का ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, कोई घबराने की बात नहीं है। अगर ललिता का पूछते तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो जो सवाल पूछेगा हम तो भैया उसके हिसाब से चलेंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अंशु एंड नीतू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1। अंशु एंड नीतू, तो 3:2 होना चाहिए ना ये। ठीक है, दे एडमिटेड ज्योति, एक बार देख लेते हैं, अभी अपने को पता नहीं है ना, तो चेक कर लेते हैं। मेरे हिसाब से 3:2 होगा। ज्योति एज अ न्यू पार्टनर 3, अच्छा ठीक है, तो यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 310 के लिए आई है, विच शी एक्वायर्ड फ्रॉम है। फ्रॉम वाले तो हमने कितने क्वेश्चन कर रखे हैं। ठीक है, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो ये तो यहीं से निकल जाएगा अगर मैं देखूं तो 3/5 माइनस अंशु ने कितना दिया 2/10। ठीक है, अब देखो मान लीजिए बाय मिस्टेक है, मैं अभी 3:2 लेकर चल रहा हूँ, क्या पता 3:1 होगा, वो यहीं से पता चल जाएगा अपने को, है ना। ठीक है जी, तो यहाँ पर अपन करते हैं, तो ये कितना हो जाता है 50, 10 ही लिख लो ना यार, क्या 50 करना, तो 10, 6 - 2 तो 4/10। फिर ये अगर 2/5 होंगी तो -1/10 होगा, तो 10, 3/10, और वो भी 3/10 है। ठीक है जी, जो नई वाली हो तो 3/10 है ही, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा 433। ठीक है जी, तो देखो मैंने यहाँ पे बस देखो, अब मेरे पास क्वेश्चन पेपर नहीं है, मैं समझ गया था यहाँ पे गलती हुई है। अगर मान लीजिए मैं 3:1 का केस बनता तो मैं इसके हिसाब से आंसर चेक करके भी मैं बता सकता था कि मेरे से कहाँ गलती हो रही है। ठीक है जी, हालांकि ये तो कर ही दिया अपन ने। इसका तो 3/10 डायरेक्ट ही दिया हुआ था। फ्रॉम का मतलब क्या होता है, अपने 100 रुपए में से 10 रुपए दे रहे हैं, तो 100 में से 10 माइनस कर दो। ऑफ का मतलब क्या होता है, 100 रुपए में से 10% दे रहे हैं, तो 100 का 10% निकालोगे 10 रुपए आएगा और फिर माइनस करोगे, है ना। तो फ्रॉम में डायरेक्ट माइनस होता है, ऑफ में पहले मल्टीप्लाई करके फिर माइनस होता है, याद है ना। ठीक है भैया जी, चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं। 43 भी हो गया। 44 द जर्नल एंट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। भैया गुडविल की जर्नल एंट्री करनी है भैया, ये तो बचपन से कर रहे हैं अपन, तो बस तो फिर कर लो यार, जब बचपन से ही कर रहे हैं तो भैया पूरा तो पढ़ो। मैंने कहा ठीक है। द जर्नल एंट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, व्हेन अ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड वन ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स गेन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग। ठीक है, तो देखिए भैया जी, द जर्नल एंट्री ऑफ ट्रीटमेंट गुडविल हमें बोल रहा है व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, ठीक है, एंड वन ऑफ द ओल्ड पार्टनर गेन्स। भैया अगर भैया अरे देखो, तो सबसे पहले तो भैया कैश वाला होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। लेकिन अगर इनमें से कोई गेन कर रहा है तो वो भी डेबिट हो जाएगा, तो प्रीमियम फॉर गुडविल क्योंकि कैश में ला रहा है तो प्रीमियम फॉर गुडविल, जो पार्टनर गेन कर रहा है ये दोनों डेबिट, और जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं क्रेडिट। अब देखिए गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड, बिल्कुल ठीक है भैया, गेनिंग पार्टनर को डेबिट करोगे ही आप। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट इज डेबिटेड, बिल्कुल ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इज क्रेडिटेड, बिल्कुल ठीक है। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड, ये रॉन्ग है ना, क्योंकि गेनिंग पार्टनर अपन करेंगे ही नहीं। तो भैया जी क्या है, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, तो ये रहा। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। बात खत्म, मामला हजम, पैसा खत्म, पैसा खत्म। आगे बढ़े, ठीक है, चलिए। While preparing cash flow statement, purchase of goodwill is treated as, भैया गुडविल परचेज करो भैया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। गुडविल इंटेंजिबल एसेट है, इन्वेस्टमेंट में ही जाता है। अगर आप इसको परचेज नहीं कर रहे हो और ये कम हो रहा है तो हम गुडविल एमोटाइज्ड मानते हैं, वो ऑपरेटिंग में जाता है। लेकिन अगर आप परचेज कर रहे हो बढ़ रहा है तो इन्वेस्टिंग का पार्ट होता है, तो इन्वेस्टिंग में ही आएगा। तो यानी कि कैश फ्लो से भी काफी सवाल आए हैं, है ना, समझ रहे हो आप, कैश फ्लो से काफी सवाल आए हैं। चलिए, पर ऐसा रट के मत बैठ जाना कि भैया कैश फ्लो से ही आता है, अब तो नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, नाउ द कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। अब भैया कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट है। अब देखो ये सारे नाम आपने सुने होंगे, है ना, सुने तो होंगे लेकिन थोड़े से अजीब से लग रहे होंगे कि यार ऐसा है, ये वैसा है, कैसा है। ठीक है, तो देखो इसमें अपन ना क्या पहचान नहीं सकते, है ना, इसलिए अपन इसको छोड़ते हैं। अब मैं बार बार सेम बात रिपीट नहीं करूंगा, समझ जाओ कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के ये दूसरा क्वेश्चन, इसको हमें छोड़ना है ना। हाँ,
अगर आपको लग रहा है आप करना चाहते हो 3 क्वेश्चन के लिए बहुत सारा नया पढ़ना चाहते हो तो फिर वो आपकी अपनी मर्जी हो सकती है। चलिए, इसका आंसर आई गेस जो आंसर शीट में था वो ये था ना। देखो इसके आंसर्स मुझे पता नहीं है, आंसर शीट के हिसाब से ये बी पे था। ओके, डाटा पीपल प्रोसेसर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, यही था। ठीक है जी, अगर ये वाले क्वेश्चन रॉन्ग हो तो प्लीज आप चेक कर लेना, आंसर शीट्स आपको मिल जाएंगी या कोई सीनियर आपको दे देंगे, है ना। 47 दी सेल्स अकाउंट एंड रिसीवेबल सब सिस्टम, अब ये भी देखो ये भी उसी से रिलेटेड है, तो इसके आंसर्स हमारे पास नहीं है, है ना। ये तो हमने ध्यान रखा हुआ है कि भैया उसमें ये था। चलिए, आई गेस इसका आंसर ए है। ठीक है, अब मुझे ध्यान नहीं है, अगर ये गलत हो जाए तो प्लीज आई एम रियली सॉरी, बट जो मुझे रिमेंबर है उसके हिसाब से, क्योंकि ये हमारे हाथ में ही नहीं, ये हमारे एक्सपर्टीज नहीं, एरिया ऑफ एक्सपर्टीज। नाउ द कॉमन फील्ड्स यूज्ड इन रिलेशनशिप बिटवीन, ये मुझे पता है क्योंकि मैंने आईपी लिया हुआ था। ठीक है जी, तो अगर कभी भी कोई कॉमन फील्ड चूज करते हो आप, ठीक है जी, अगर आपने मान लीजिए 2 टेबल्स हैं उसके बीच में कभी भी आप कोई कॉमन फील्ड चूज करते हो ना, तो इसका सिंपल आंसर होता है ना। तो ये तो मुझे चलो पता है की फील्ड्स, ये आईपी में अगर किसी के पास आईपी होगी ना तो उसको ये वाला आंसर बन जाएगा। तो अब देखो आईपी भी है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड भी है, बहुत सारी चीजें हैं, तो इनसे दूर ही रहना चाहिए। नाउ क्वेश्चन 49, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म बैंक ओवरड्राफ्ट इज ट्रांसफर टू। अब देखो ये एक सवाल है, कितना अच्छा सवाल है ये जो अपन क्लास में अगर किसी ने हमसे पढ़ा है तो उनको भी पता होगा कि भैया डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में बैंक ओवरड्राफ्ट में हम काफी चर्चा करते हैं। इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट केस है क्या कि भैया अगर आपके पास 2 बैलेंसेस हैं, एक बैंक का पॉजिटिव बैलेंस है, एक बैंक ओवरड्राफ्ट नेगेटिव बैलेंस है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट को आप करंट लायबिलिटी मानते हो, लेकिन भैया आपके पास एक ही बैंक अकाउंट है और वो ओवरड्राफ्ट है, तो फिर आप बैंक अकाउंट बनाओगे लेकिन उसको डेबिट बैलेंस मानोगे, बैंक अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, बैंक अकाउंट बनाओगे और बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस इस साइड लिखोगे, इस साइड लिखोगे। ठीक है, और अगर 2 बैलेंस होते हैं तो एक तो आपका बैंक अकाउंट बनाने के लिए पॉजिटिव वाला बैंक बैलेंस और दूसरा ओवरड्राफ्ट है तो उसको करंट लायबिलिटी मानोगे। तो ये 2 बातें हमें यहां पे ध्यान देनी पड़ती हैं। अब जाहिर सी बात है, देखो यहां पे रिलेशन अकाउंट भी लिखा है, कैपिटल अकाउंट में तो चलो नहीं जाएगा, लोन अकाउंट में भी नहीं जाएगा, ये तो फालतू हो गया। इन 2 में आपको कंफ्यूजन हो सकती है। अब इस क्वेश्चन से क्या मुझे ये समझ में आ रहा है कि कोई और भी बैंक अकाउंट है? भैया मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। तो जाहिर सी बात है, अगर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इसका क्या करूं, है ना, क्या करूं? तो ये कंफ्यूजन वाला पॉइंट है। क्या है ये? कंफ्यूजन वाला पॉइंट है कि ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बैंक ओवरड्राफ्ट इज ट्रांसफर टू, बैंक ओवरड्राफ्ट को कहां ट्रांसफर करना है। तो देखो यहां पर लिखा है बैंक अकाउंट और रियलाइजेशन अकाउंट। अब ये 2 कंफ्यूजन वाले पॉइंट है। आंसर शीट के हिसाब से जो इन्होंने भेजा है वो रियलाइजेशन अकाउंट डलवाया है। ठीक है जी, क्या अगर आंसर शीट के हिसाब से जो इन्होंने भेजा है उसमें इन्होंने रियलाइजेशन अकाउंट डलवाया है, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि यहां पर थोड़ा सा अपन इसको रेड कर देते हैं, क्योंकि ये ना थोड़ा डुप्लियस क्वेश्चन हो गया मेरे हिसाब से। इनको थोड़ी सी और क्लैरिटी देनी चाहिए थी इस क्वेश्चन में, जिससे हम ये बात समझ पाए। ठीक है, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट अगर सिंगल अकाउंट है तो हमें जो बुक्स में भी जो बताया हुआ है, बैंक अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस लिया जाता है, तो यानी कि बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड पर ट्रांसफर होता है। ठीक है, अब यहां पर ये क्लैरिटी नहीं है कि भैया 2 बैंक अकाउंट है या सिंगल बैंक अकाउंट है, तो इसीलिए मैं इसको रेड मार के बता रहा हूं आपको, और इसीलिए मैं इसमें रेड में टिक कर रहा हूं कि इन्होंने किताबों में आंसर रियलाइजेशन अकाउंट दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर हमें ये क्लैरिटी ना हो तो बैंक अकाउंट इसका आंसर होना चाहिए, बट आंसर शीट में इन्होंने रियलाइजेशन अकाउंट रखा है। ठीक है, तो प्लीज आप इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ओके, क्योंकि ये कुछ डब्ल्यूएस क्वेश्चन होते हैं, तो बस आप इस बात को याद रखो कि भैया सीयूटी में इन्होंने रिलेशन अकाउंट रखा है, और फिर हम ये मानेंगे कि ये बैंक ओवरड्राफ्ट नॉर्मल बैंक ओवरड्राफ्ट है, जब तक कि आपसे ऐसा कुछ अलग से ना बोला हो कि भैया सिंगल बैंक अकाउंट है, तो आप हमेशा मानोगे कि बैंक ओवरड्राफ्ट आप रिलेशन अकाउंट में ले जाओगे। ठीक है, तो प्लीज इसका ध्यान रखना। चलिए, आखिरी सवाल, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द लाइफ ऑफ अ कंपनी। लाइफ ऑफ अ, अरे तो बहुत ही सिंपल हो गया। सबसे पहले क्या करते हैं भैया, प्रमोटर शुरू होते हैं, है ना। सबसे पहले भैया प्रमोटर शुरू होगा, है ना, प्रमोटर ही तो अपना काम करना चालू करेगा। तो सबसे पहले क्या होता है भैया, इसका प्रमोशन किया जाता है। तो सबसे पहले तो भैया यही है। ठीक है जी, सबसे पहले इसका प्रमोशन किया जाएगा, तो सबसे पहले तो भैया यही है। फिर इनकॉर्पोरेशन होगी, है ना, तो इनकॉर्पोरेशन किया जाएगा। फिर कमेंसमेंट होगा, तो कमेंसमेंट किया जाएगा। फिर आपके पास लास्ट में 1 मिनट नहीं, फ्लोट, 1 मिनट, सॉरी, पहले दुनिया के बारे में बताया जाता है ना, फ्लोटेशन है, सॉरी, तो ये पहले आएगा, नहीं, प्रमोशन, कॉर्पोरेशन, हाँ 3, और फिर ये आएगा। ठीक है जी, फिर कमेंसमेंट है, यानी प्रमोशन इनकॉर्पोरेशन करके फिर आप उसकी सारी डॉक्यूमेंट्स करते हो, फिर उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है कमेंसमेंट का। ठीक है जी, तो इसका आंसर हो जाएगा, पहले आएगा अपने पास प्रमोशन सी, फिर आएगा बी, फिर आएगा ये, और फिर आएगा ये। ठीक है जी, तो सी बी डी है। ठीक है जी, ध्यान रखेंगे, सी बी डी है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से अपने को इसको सॉल्व करना है, ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ क्वेश्चन थे। ठीक है,
बस थोड़ी सी चीजें याद रखना कि कुछ चीजों पर ऐसा है कि अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है जी। क्या जो इससे ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन मेरे हिसाब से थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है, क्योंकि किताबों में जब हम सीबीएसई में ही पढ़ाते हैं तो उस टाइम पे यही बताया गया कि अगर सिंगल बैंक अकाउंट है तो ओवरड्राफ्ट मानेंगे, बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे। अब यहाँ कोई कंफर्मेशन नहीं है ना, तो अगर कोई ऐसा सवाल आए तो थोड़ी देर के लिए आपको उसको छोड़ देना है, थोड़ी देर के लिए आपको उसको छोड़ देना है। जब आपको लगे कि यार अब सारे क्वेश्चन बन गए, 45 अटेम्प्ट करने हैं, अब उस टाइम अब 2025 में अगर रूल ऊपर नीचे हो जाए तो अपन देखेंगे, रूल जब चेंज होगा तब उसके हिसाब से प्लानिंग करेंगे। बट फिलहाल के लिए अपन यही मान के चलते हैं 50 में से 45 करने हैं, तो जिसमें से 3 क्वेश्चन तो अपने इसके होते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, इस बार में 4 थे शायद, तो उसको तो अपने को इग्नोर ही करना पड़ेगा। नाउ उसके बाद चीज बचती है 46 या 47, मतलब नॉर्मली 3 या 4 क्वेश्चन ही आते हैं, ऐसा नहीं है कि 6-7 क्वेश्चन आएंगे। तो यानी कि मान लीजिए 45 में से 46 में से 45 आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो जो क्वेश्चन भी आपको डुप्लीएस लगे प्लीज उसको छोड़ दीजिए, देखिए कि आपके पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं क्या उस क्वेश्चन को छोड़कर। अगर छोड़कर हो रहे हैं तो ठीक है, नहीं हो रहे हैं तो फिर आपको थोड़ा सा फिंगर क्रॉस करना पड़ेगा, भगवान जी का नाम लेकर सॉल्व करना पड़ेगा ना, क्योंकि मुझे लगता है ये वाला थोड़ा सा मेरे लिए भी कंफ्यूजिंग है, बट क्योंकि आंसर में ये दिया है तो मैंने ये से टिक करा दिया है। ठीक है जी, ओके चलिए। तो फिर लास्ट में आप सबका शुक्रिया, एंड एक प्यारा सा मोटो है, have a smiles, spread smiles। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। ठीक है, और बहुत नॉलेजेबल वीडियो है, क्योंकि आपको सीयूटी देना ही देना है ना, कुछ लोग नहीं भी देंगे तो आगे चल के उन्होंने कुछ ना कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो जिन भी लोगों के सीयूटी का सपना है, जो लोग आगे करना चाहते हैं सीयूटी नहीं देना चाहते, उनको तो वेल डन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर जो सीयूटी देना चाहते हैं, आप इस वीडियो को देखिए, आप क्वेश्चंस खुद अनसॉल्व वे में सॉल्व कीजिए। मैंने शुरू में कहा था, आई होप कि आपने ये किया होगा और आपको कॉन्फिडेंस आया होगा जब भी आपके आंसर सही आए होंगे, क्योंकि जो सही आने की खुशी है ना, वो कोई और फील नहीं कर सकता, वो वही स्टूडेंट फील कर सकता है जिसने पढ़ाई कर किसी चीज को सॉल्व किया है। ठीक है, चलो तो इस उम्मीद के साथ चलेंगे, है ना। सो थैंक यू माय डियर कमेंट्स, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। एंड एक प्यारा सा मोटो है, हैव अ स्माइल, स्प्रेड स्माइल्स, बिकॉज़ स्माइल इज द बिगेस्ट गिफ्ट व्हिच यू कैन गिव टू एनीबॉडी। तो मुस्कुराइए 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 और इस दुनिया में इस तरीके से पॉजिटिविटी को फैलाइए। इस उम्मीद के साथ चलेंगे, मिलेंगे फिर किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा टाटा टाटा, बाय 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 बाय।